कैसे हो भाई? कैसी पढ़ाई चल रही है आप लोगों की? उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपको सारे सेशंस बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं ना, उसके बेस पर मैं आपको एक अच्छा रिसोर्स या खराब रिसोर्स की कैटेगरी में डिफरेंस समझा पाऊंगा। अगर आप सीख चुके हो, अगर आप समझ चुके हो, अपने आउटपुट को देने के लिए तैयार हो, तो आप एक गुड रिसोर्स में कन्वर्ट होने जा रहे हो। और अगर नहीं हो तो मैं ये चाहूंगा कि आप बोझ ना बनो। किस पर ना बनो? अपने घर वालों पर, इस देश पर, और खुद की अपनी आत्मा यानी कि सोल पर, कि मैं यार एक बोझ हूं, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, तो यार लाओ। और लाने के लिए आपको कुछ स्किल चाहिए, कुछ ट्रेनिंग चाहिए, और हमारी तरफ से यानी कि आपके पसंदीदा प्यार भरे प्लेटफॉर्म से एजुकेशन चाहिए। हम सब मिलकर वो काम करने को तैयार हैं जिससे आप एक अच्छे रिसोर्स में टर्न हो जाओ। समझ रहे हो? और अच्छा रिसोर्स बनने के लिए क्या चाहिए होता है? अच्छी एजुकेशन, अच्छी स्किल, अच्छी ट्रेनिंग और सही समय पर प्रॉपर आउटपुट। मैं क्यों आज ऐसी बातें कर रहा हूं? क्योंकि आज का चैप्टर हमारा इसी टॉपिक से रिलेटेड है कि कैसे एक बोझ यानी कि जिन चीजों को आप एक नेगेटिव वे में देखते हो, क्या हम उनको पॉजिटिव वे में भी देख सकते हैं? क्या कोई खराब चीज जो सबके लोगों में लगता है कि यह खराब चीज है, क्या अच्छी चीज बन सकती है क्या? तो यही हमें समझना है। तो आज का चैप्टर हम शुरू करेंगे बच्चों। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, जिसका नाम है पीपल एज ए रिसोर्स। और मैं आपका अपना टीचर जोगिंदर सिंह चाहर अपने इस प्यार भरे प्लेटफॉर्म यानी कि फिजिक्स वाला पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक बच्चों, पीपल एज रिसोर्स। आप इस शीट पर कुछ लोग देख रहे हो, कुछ एनिमेशंस आपको नजर आ रही होंगी। ऑब्वियसली ये आप पहचान तो गए होंगे कि ये क्या चीजें हैं। ये जो भाई साहब इंजीनियर की तरह खड़े, ये जो भाई साहब हमारी जीवन बचाने के लिए खड़े, हो सकता है ये बैंकर हो, एचआर हो, या ये आप ही हो, और साइड में एक और कार्टून हमारे साथ है। मैं इन सबको कह रहा हूं क्या? रिसोर्स। बट क्यों कह रहा हूं? क्या ये जन्म से, बाय बर्थ से रिसोर्स थे क्या? बाय बर्थ से शायद रिसोर्स नहीं होंगे। रीजन ये है कि बचपन से कोई बच्चा पैदा होते ही पढ़कर नहीं आता है, पैदा होते ही डॉक्टर नहीं बनता है, पैदा होते ही इंजीनियर नहीं बनता है। जब आप अपनी एजुकेशन पा लेते हो, स्किल्स को डेवलप कर लेते हो, ट्रेनिंग्स को कंप्लीट कर लेते हो, तब आप एक रिसोर्स में कन्वर्ट किए जा सकते हो। कैसे समझेंगे? आपने एग्जाम्पल देखा होगा, एक डॉग जो नॉर्मल गली में घूमता है, एक डॉग जो पुलिस वालों के पास होता है। दोनों डॉग है, पर एक स्किल्ड है, एक अनस्किल्ड है। एक वो डॉगी है जो आपके इशारे, आपकी बातों को समझ सकता है। एक वो डॉगी है जो आपके इशारे नहीं समझता, अपने इशारों पे आपको भगा सकता है उल्टा, है ना? तो कि ऐसे चिल्लाते हुए आएगा, आप भागोगे डर के मारे, आपकी समझता थोड़ी है। तो हमें यही समझना है कि हाउ पीपल टर्न इनटू अ रिसोर्स और गुड रिसोर्स, कैसे हम उनको टर्न कर सकते हैं। कैन वी कॉल ऑल ऑफ द पॉपुलेशन या ऑल द पॉपुलेशन एज अ रिसोर्स? ये हम इस क्लास में सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के। पहले मैं आपसे कुछ, ये जो पूरा चैप्टर होने वाला है बच्चों, ये आपको पूरा क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ही होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि हर लाइन को अगर जस्टिफाई करने पे बैठ जाएं, हर लाइन को अगर क्रिटिसाइज किया जाए, तो उसके बहुत अच्छे डिबेटेबल आंसर्स बन सकते हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? पूरा चैप्टर जो है ना, वो अपने आप में डिबेट भी है और उसका आंसर भी है। रीजन यही है कि कहीं पर भी कोई भी टॉपिक या कोई भी लाइन ऐसी हार्ड नहीं है जिसके ऊपर रट्टाफिकेशन या रिसर्च की जाए। बहुत कॉमन सी चीजें हैं, आप उन सब का आंसर जानते हो, और मैं ये चीज आज आपको इस चैप्टर में बताने वाला हूं। पहला हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है? पीपलेशन कह रहा हूं, पीपल की पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन टर्न इनटू अ असेट ऑफ एन इकोनॉमी। पॉपुलेशन जो है, जो देश में पूरी पॉपुलेशन है, उसको हम जो है किस में टर्न कर सकते हैं? असेट में कर सकते हैं। असेट बोले तो पूंजी। मुझे पिछली बार बच्चों ने बोला कि सर हिंदी में भी थोड़ा समझा दीजिए। भाई साहब मैं हिंदी बोलता हूं, ज्यादातर तो मैं हिंदी बोलता हूं, इंग्लिश तो मैं केवल लाइंस को और उनके इंटरप्रिटेशन को लेके बोलता हूं। आदत ऐसी होगी है क्योंकि दोनों भाषाओं के लोगों से मिलते हैं, हर तरह की डिमांड होती है, तो उस तरीके से हम चलते हैं। तो ज्यादा हिंदी का क्या मतलब यार, प्रॉपर हिंदी तो मतलब
अभी वैसी अगर चाहोगे कि जैसी राज्यसभा लोकसभा बोली जाती है, सो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि उतनी हिंदी वैसी हिंदी आती नहीं। किसी भी व्यक्ति को उस प्रकार की हिंदी क्लास में पढ़ाते वक्त शायद ही आए, हिंदी के टीचर को तो आएगी। तो चलिए, पॉपुलेशन टर्न इनटू एन एसेट, कैसे, हाउ, कैसे कर सकते हैं? तो हम ये ऐसे कर सकते हैं कि जब पॉपुलेशन की उसकी हम नेगेटिव साइड, यानी कि जिसे आप नेगेटिव साइड है उसको ना देखें, नेगेटिव साइड को जब हम नो करते हैं, दैट मींस कि आपके पास एक पॉपुलेशन है, 100 करोड़ की जनसंख्या है। उठ कर कोई भी बोल देता है, अरे भाई साहब इतनी जनसंख्या क्या करोगे, कैसे लाओगे रोजगार, कैसे खिलाओगे इनको, कैसे पढ़ाओगे इनको? ठीक है, मान लिया भाई साहब, बिल्कुल सही बात, आप सही कह रहे हैं। बट अगर इनको सही एजुकेशन ट्रेनिंग दी जाए, या फिर ये सोचो, आपने तो ये कहा ये बोझ है 100 करोड़ जनसंख्या, बट आप ये क्यों नहीं मान रहे कि अगर 100 करोड़ आदमी 1-1 रुपया भी लेके आया तो 100 करोड़ रुपए आए। आप उस नजरिए से देखिए, पानी के गिलास के ऊपर आपने बहुत सारे आज तक एग्जांपल सुने होंगे साइंस में कि हाफ फिल है। ये तो नजर का साहब तरीका है कि आप उसको हाफ देख रहे हो या ये देख रहे हो कि आधा खाली है। होप जो होती है ना, वो हर चीज के साथ होनी चाहिए, ये बात बिल्कुल ट्रू है। आप एग्जाम्स में अच्छा करके आ रहे हो, फिर आके निराश हो रहे हो कि यार कुछ रह गया। आप ये तो सोचो कि आपने कितना ज्यादा कर लिया, वो भी तो एक उम्मीद है। आप पॉजिटिव साइड नहीं देखते हो, हमेशा हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढने की कोशिश करते हो। हर टीचर के बातों में आप जितना पढ़ोगे, फिर उसके बाद लिखते हो सर ये मजा नहीं आया। ठीक है, मानते हैं मजा नहीं आया, पर जितना आया एटलीस्ट वो तो एप्रिशिएट हो। भाई आपने पूरी क्लास को एंजॉय किया, लास्ट में एक आधा क्वेश्चन, कोई पैराग्राफ, किसी भी टीचर का कोई पैराग्राफ समझ में नहीं आया, कोई बात समझ में नहीं आई, कोई लाइन समझ में नहीं आई, यार इतना सा % समझ में नहीं आया ना, इतना तो आया। इतने के सामने आपने इतने को वेस्ट कर दिया। यही चीज है कि आपको ग्लास को आधा भरा है ये नहीं देखना, आप ये देखो कि उसमें उम्मीद अभी आधे की भी तो है। आप उस साइड से देख लो। अगर आप ये कहते हो आधा खाली है, तो यार आधा फिल भी तो है, आप ऐसे भी देख लो। तो बातें दोनों ही तरफ होती है। एवरी कॉइन हैज 2 साइड्स, हेड एंड टेल। टेल आया तो हेड किसी के पास गया होगा, हेड आया तो टेल किसी के पास गया होगा। सो हाउ वी कैन से दैट द पॉपुलेशन टर्न इनटू एन एसेट, जब हम उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को इग्नोर करते हैं और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखते हैं। अब वो कैसे हो सकता है? व्हेन, ये हो सकता है जब हम उसको क्या करें, प्रॉपर एजुकेशन दें, है ना, स्किल करवाएं, उसकी शार्प ट्रेनिंग दें, उसको हेल्थ फैसिलिटीज दें, यानी हेल्थ केयर उसकी फैसिलिटीज दें, और साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि उनको फ्रीडम भी देनी चाहिए। एक इंसान जिसको आप सारी सुविधाएं दे रहे हो, सारी सर्विसेज दे रहे हो, बट इफ यू आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी काइंड या एनी टाइप ऑफ फ्रीडम, लाइक उनको स्पीच नहीं है, आजादी नहीं है, घूमने की नहीं है, तो ये सब होके भी कोई फायदा नहीं है। एक इंसान को अगर एसेट में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए उसको सारे वो एस्पेक्ट्स प्रोवाइड करने होंगे जिससे वो डेवलप्ड हो सकता है, या फिर दैट कैन बी अ टर्निंग पॉइंट फॉर हिम और हर, कि जहां से वो बैड रिसोर्स से गुड रिसोर्स में कन्वर्ट हो जाए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं किसी भी एक रिसोर्स को कन्वर्ट करने में? तो आपके पास एजुकेशन अच्छी हो, ट्रेनिंग अच्छी हो, मेडिकल फैसिलिटीज हो, आप उसको हेल्थ का ख्याल रखें, आप उसको प्रॉपर वो प्रोस्पेक्ट, वो बेस प्रोवाइड करें जिससे कि वो अपने आप को डेवलप कर सके। एक बच्चे को अगर अच्छी एजुकेशन मिलती है तो वो अपना बुरा और अपना भला दोनों समझ सकता है। एक इंसान जो लेबर काम करने जा रहा है, अगर उसको ट्रेनिंग दी जाए तो वो काम को समय पर बहुत अच्छे से और अपने लिए अच्छी इनकम कमा सकता है। एक इंसान जो प्रॉपर हेल्थ से फिट है, वो समय पर न केवल काम करेगा बल्कि आपके रिसोर्स को खराब भी नहीं करेगा। दैट मींस कि अगर आप बीमार हो, आप कहीं पर काम करते हो, तो यार आपका मालिक का ध्यान आपकी हेल्थ फैसिलिटीज के ऊपर खर्च करने में लगा रहेगा। तो इसलिए अ हेल्दी शरीर इज अ वेल्दी शरीर। जो शरीर से स्वस्थ है वो पैसे से भी स्वस्थ है। समझ रहे हो? बढ़ते नेक्स्ट की तरफ। सो कैन वी कॉल ह्यूमन कैपिटल एज द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज? एक्सप्लेन। इसका मतलब यह है कि जो ये ह्यूमन कैपिटल, जो आप ह्यूमन की बात कर रहे हो, क्या वो स्टॉक है स्किल्स का और प्रोडक्टिविटी का, यानी कि प्रोडक्टिव नॉलेज का? बिल्कुल है। अगर आप उसे
स्किल्स देते हो, आप उसे एजुकेशन देते हो, आप उसे ट्रेनिंग देते हो, आप उसे हेल्थ फैसिलिटीज देते हो, तो वो बिल्कुल स्टॉक है एक अच्छी प्रोडक्टिविटी का। रीजन ये है, अब आपको काम करने के लिए जो नॉलेज चाहिए, पढ़ा लिखा जो टेक्निकल नॉलेज चाहिए वो आपके पास है, आपको प्रैक्टिकल जो नॉलेज चाहिए वो आपके पास है, बिकॉज आप स्किल से ऑलरेडी आइडेंटिफाई होके आए हो पूरी तरीके से कि कैसे करते हैं, फिर आपने उस काम को सीखा होगा, लर्न किया होगा, एडेप्टिव हुए होगे उस काम के लिए। उसके बाद आपके पास हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी है, आप खुद शरीर से अच्छे हो। तो यस, वी कैन कॉल ह्यूमन कैपिटल एज द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज। आई होप इसका आंसर आपको क्लियर हो गया। 1 मार्क्स का क्वेश्चन, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, व्हाट इज द पॉजिटिव साइड ऑफ ए लार्ज पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन की, लार्ज पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन नहीं लार्ज पॉपुलेशन की पॉजिटिव एस्पेक्ट्स या पॉजिटिव रोल क्या हो सकता है। तो बच्चों इसको बिना पढ़े भी आप एक सिंपल सी बात समझ लो। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, देखने का नजरिया है। कोई कहता है कि 100 करोड़ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, कैसे खाओगे, कैसे कमाओगे यार, कैसे लाओगे। और हम ये कह रहे हैं कि अगर वो 100 करोड़ लोग कमाने पे उतरे ना, तो जमीन आसमान का अंतर क्रिएट कर सकते हैं बिटवीन अ डेवलप्ड, नॉन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री। जिस भी देश में पॉपुलेशन ज्यादा है, सपोज हम अपनी बात करें, हमारा हर व्यक्ति अगर कमाएगा ना, हर इंसान अगर अर्न करेगा, तो हमारी इनकम जो है ना वो सभी देशों के मुकाबले सबसे ज्यादा होगी, नो डाउट। यही है एक पॉपुलेशन का, लार्ज पॉपुलेशन का पॉजिटिव साइड। आप खराब नजरिया मत देखो, आप साफ नजरिया देखो। सो लुकिंग एट द पॉपुलेशन फ्रॉम द प्रोडक्टिव एस्पेक्ट्स दैट एम्फसाइजेस इट्स एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टू द क्रिएशन ऑफ द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। आप ये देखिए कि वो सारे लोग मिलके आपके ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जो टोटल इनकम आने वाली है, उसमें कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लाइक अदर रिसोर्सेज, population also a resource, a human resource. This is the positive side of a large population. आप कहते हो कि भाई साहब मैं जमीन में पैसा खर्च करता हूं क्योंकि वो धन देगी मुझे, रिसोर्स है। आपने फैक्ट्री लगाई, आपने बोला इससे मेरी कमाई होगी, रिसोर्स है। आपने गाड़ी खरीदी, आप उसमें टैक्सियां चलवा रहे हो, लोगों को बिठा के इधर से उधर ले जा रहे हो। थैंक यू फॉर दिस कि आपने लोगों को इधर से उधर पहुंचाया, वो आपका रिसोर्स है, दैट्स इट, ठीक है, अच्छी बात है। बट पॉपुलेशन भी तो एक रिसोर्स है ना। हर रिसोर्स की तरह पॉपुलेशन भी एक रिसोर्स है। बात यह है कि आप उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, आप उसको अच्छे काम में कैसे लेके आते हैं। खाली आदमी बैठा हुआ है, बुरा लग रहा है, आपने उससे अपना काम निकलवा लिया, आपका काम तो हो गया ना, हो गया ना, एक रिसोर्स तो बना आपके लिए। तब आप कैसे कह सकते हो कि ऐसी पॉपुलेशन रिसोर्स नहीं हो सकती, या फिर वो नेगेटिव एस्पेक्ट से आप उसको देख रहे हैं। पॉजिटिव साइड ये कि आप सबको काम प्रोवाइड कीजिए, आप सबको स्किल प्रोवाइड कीजिए, आप सबको हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड कीजिए, और फिर देखिए कि कितना फर्क आता है। सो आई होप आपको ये पॉजिटिव साइड क्लियर होगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एवरी कॉइन हैज 2 साइड्स। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेड एंड टेल, राइट। वैसे ही पॉपुलेशन के भी 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नाउ व्हाट इज पॉजिटिव, वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि पॉपुलेशन भी एक रिसोर्स है, जस्ट लाइक अदर रिसोर्सेज। बट द थिंग इज कि आप उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, ट्रेन करा के, स्किल्ड प्रोवाइड करके, हेल्थ केयर प्रोवाइड करके, फ्रीडम प्रोवाइड करके, सारी चीजों से अगर आप उसको कर रहे हो और फिर आपको वो आउटपुट दे, दैट मींस यू हैव ऑलरेडी टर्न द रिसोर्सेज इनटू गुड रिसोर्सेज। अब नेगेटिव क्या है, नेगेटिव जस्ट वाइस वर्सा। आप कह रहे हो यार ये तो बहुत ज्यादा जनसंख्या है, कैसे पढ़ाएंगे, कैसे इनकी एजुकेशन होगी, इतनों को कैसे स्किल प्रोवाइड करेंगे। यही है नेगेटिव एस्पेक्ट। सो स्टार्ट करते हैं। People as a resource is a way of referring to a country's working people in terms of their existing productive skills and abilities. किसी भी population को आप resource कब कह सकते हो? कोई भी चीज हमारे काम की है, कैसे मान लूं? सिंपल सी बात है, मेरे काम आई है तो काम की है, नहीं तो बेकाम की है। सिंपल है ना। कोई बुक अगर आपको अच्छे मार्क्स दिला पा रही है, दैट मींस वो बुक गुड है, गुड रिसोर्स है। नहीं दिला पा रही है तो यार सर क्या फायदा, ऐसी मार्केट में हजारों बुक्स आती हैं। तो पीपल को आप एज अ गुड रिसोर्स या फिर रिसोर्स तब कह सकते हैं, क्योंकि रिसोर्स मींस गुड रिसोर्स नहीं है, रिसोर्स मींस जो आपके काम की चीज है। तो रिसोर्स वो तब है जब आपको स्किल्स और आपकी एबिलिटीज और आपकी प्रोडक्टिविटी को वो बढ़ा पाए। नेक्स्ट थिंग इज, लुक एट द पॉपुलेशन फ्रॉम दिस प्रोडक्टिव एस्पेक्ट। मैंने आपको बताया कि अगर पॉपुलेशन को हम इस नजरिए से देखें कि वो आपके ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में कितना कंट्रीब्यूट करती है, तो वो प्रोडक्टिव है। नहीं करती है तो वो नॉन प्रोडक्टिव है।
नॉन प्रोडक्टिव को प्रोडक्टिव में कन्वर्ट करने के फैक्टर्स मैं आपको ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं. एजुकेशन, ट्रेनिंग, हेल्थ फैसिलिटीज, दीज आर द बेसिक फैक्टर्स फॉर एनी लाइक रिसोर्स या फॉर एनी, किसके लिए कर सकते हो, फॉर एनी व्हाट, फॉर एनी रिसोर्स दैट कैन बी टर्न इनटू अ गुड रिसोर्स और एन यूजफुल रिसोर्स. सो नेक्स्ट थिंग इज लाइक अदर रिसोर्स, हर रिसोर्स की तरह पॉपुलेशन को भी आप एक रिसोर्स समझें और आप कोशिश करें कि इससे काम निकाला जाए. इस जनसंख्या को बैठे बैठे वेस्ट ना किया जाए. यूथ है, जॉब नहीं मिलेंगी तो आपकी ड्यूटी है कि आप उनको काम दें. आप कहते हो घर में अरे कुछ कर ले, भाई साहब काम दे दो, फिर काम होगा तो सामने वाला काम करेगा, तभी तो वो रिसोर्स बनेगा, वरना तो आप कहोगे कि बैठे बैठे रोटियां तोड़ रहे हैं. तो दिस इज द पॉजिटिव साइड ऑफ ए लार्ज पॉपुलेशन. So when we look at only the negative side, considering only the problems of the providing the population with food, education, access to health facilities. So the negative side is कि इतने लोगों को कैसे खाना खिलाएंगे, इतने लोगों को कैसे पढ़ाई कराएंगे, इतने लोगों की हेल्थ का कैसे ख्याल रखेंगे. सर भाई ये नेगेटिविटी है, आप इसको ऐसे घुमाओ. इतने सारे लोग, अरे वाह कितना सारा काम करेंगे यार, इनकम इनकम, पैसा ही पैसा. पुराने जमाने में बच्चों की तादाद, जो पॉपुलेशन लोग पैदा करते थे लड़कों को, स्पेशली लड़कों पे क्यों आ रहा हूं, क्योंकि मेंटेलिटी ऐसी थी, ज्यादा लड़के, एक लड़का जिसका है, जिसके पास 5 लड़के हैं, एक लड़का 10,000 रुपए कमाता है, वो 5 भी 10,000 कमाते हैं, तो एक घर में 50,000 आएंगे, एक घर में 10,000 आएंगे. आप देख लो डेवलपमेंट किसकी होगी. ये है पॉजिटिव एस्पेक्ट. नेगेटिव क्या है, और यार एक है तो वो तो अच्छे से पढ़ लिख जाएगा, हम 5, अरे पापा ने हमें अच्छे से पढ़ाया ही नहीं, हमारी तो कभी कोई भाई बीमार हो रहा है, कभी कोई भाई बीमार हो रहा है, अरे इस भाई को तो काम ही करना नहीं आता. तो आप ये मत देखो, आप टर्न करो वापस पॉजिटिव साइड, ब्राइट साइड, नॉट नेगेटिव साइड नहीं देखनी आपको. नेक्स्ट थिंग इज व्हेन द एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स इज फर्दर डेवलप्ड बाय बिकमिंग मोर एजुकेटेड एंड हेल्दी, वी कॉल इट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन दैट एड्स टू द प्रोडक्टिव पावर ऑफ द कंट्री, जस्ट लाइक फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन. आपकी फैक्ट्री आपको इनकम अर्न करके देती है, आपकी गाड़ियां, आपकी टैक्सी आपको इनकम अर्न करके देती है, आप कोई बिजनेस और करते हो आपको इनकम अर्न करके देता है. बट आप एक चीज समझो, जैसे आपने और फिजिकल कैपिटल बनाई टू अर्न मोर, वैसे ही आप पीपल को भी वैसे ही देखो कि यार ये भी एक रिसोर्स है, अगर इसे काम कराया जाए तो कितना काम कर सकता है. यार मैं तो ये कहूंगा, जिस धरती पर आप रोबोट की बात करते हो ना, टेक्नोलॉजी की बात करते हो, इसको बनाने वाला भी ना इंसान है. ये नहीं होता तो रोबोट तो होता ही नहीं. रोबोट छोड़ो यार, मार्स तक पहुंच गया, इंसान है इसके पीछे. जो आप हमसे पढ़ रहे हो ये भी इंसान है, पेपर जो चेक करेगा वो भी इंसान है. तो सारी तरफ जब पीपल है तो ये हम कैसे कर पा रहे हैं, बिकॉज वी आर स्किल्ड, एजुकेटेड एंड हेल्दियर. हमारे पास सब चीजें फिट है, इसलिए हम एक रिसोर्स के रूप में काम कर पा रहे हैं. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है. तो आई थिंक ये जस्टिफाई हो गया है. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Investment in human capital yields a return just like investment in physical capital. Explain with the help of an example. बहुत आसान है ये, पूरी बुक बिल्कुल आसान है. आपकी किताब में 2 बच्चों की कहानी है, शकल और विला की. उस कहानी को बहुत इजी वे में समझा देता हूं, आपको याद आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है. जिनको भी परेशानी हुई है, बहुत इजी है यार. मैं कहता हूं इस चैप्टर को ना बिना पढ़े आप आंसर लिख सकते हो. सिर्फ कुछ बेसिक टर्म्स याद कर लो, कहानी आपको पता हो, बस. मैं कहता हूं बुक बंद कर दो इस चैप्टर के लिए, कोई जरूरत नहीं है इस चैप्टर को पढ़ने की. यहां सुनो और डायरेक्ट पेपर में उतार दो. तो क्या है, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर यील्ड्स अ रिटर्न जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इन अदर फिजिकल कैपिटल. अब हर काम में जो आपको प्रॉपर्टी से इनकम आ सकती है, आपको बिजनेस से इनकम आ सकती है, आप लगा रहे हो पैसा तभी आ रही है. मैं अगर यह कह दूं कि मुझे घर बैठे इनकम आ जाए, यह पॉसिबल नहीं है. क्यों नहीं है यह पॉसिबल? रीजन यह है कि आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप उसमें इनकम लगा रहे हो, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो. दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग इनफ इनकम फ्रॉम दैट पोर्शन. तो भाई साहब आप फिर ह्यूमन कैपिटल की तरफ ऐसा क्यों नहीं सोचते हो? आपको ह्यूमन कैपिटल की तरफ तो यह सोचना चाहिए, मैं बच्चे को अच्छे से पढ़ाऊं, इसे बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड करूं, इसकी हेल्थ पे ख्याल रखूं, तो जिस दिन बेटा बड़ा होगा उस दिन वो आईएएस बनेगा, उस दिन वो इंजीनियर बनेगा, उस दिन हो सकता है वो एक ऐसा ऑफिसर बने कि जिस पे आपको प्राउड हो.
सारे ऑफिसर्स पे प्राउड होता है, बट कुछ ऐसा ऑफिसर बन जाए, मान लो मिलिट्री में चला जाए, आर्मी में चला जाए, तो जस्ट लाइक अदर फिजिकल इन्वेस्टमेंट, इफ यू आर प्लानिंग और इफ यू आर मेकिंग इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स ह्यूमन या फिर पीपल, सो हम ये कह सकते हैं कि फिर वो भी आपको क्या देगा, एक अच्छा रिटर्न देगा. So this can be seen directly in the form of higher incomes earned because of higher productivity of more educated or the better trained persons, as well as the higher productivity of healthier people. मैं अच्छा पढ़ा लिखा हूं, मैं अगर मेरे गांव में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं तो ऑब्वियसली इनकम भी ज्यादा कमाऊंगा. मेरा शरीर और लोगों के मुकाबले अगर फिट है तो मैं ज्यादा काम कर पाऊंगा. यही बेसिक फर्क है एक इल पर्सन में, बीमार पर्सन में, या फिर लेस एजुकेटेड या फिर अनएजुकेटेड पर्सन में. एक ना पढ़े लिखे आदमी को, एक गंवार आदमी को अगर आप कोई काम करने बोलोगे तो उसे आएगा ही नहीं. वहीं पढ़े लिखे आदमी को बोलोगे तो वो बहुत अच्छे तरीके से करेगा. जैसे स्टार्टिंग में जब हम जाते हैं किसी भी कंपनी में तो हमें ट्रेनिंग दी जाती है. अब ट्रेनिंग भी तो वही अडेप्ट कर सकता है जो पढ़ा लिखा हो, वरना आप अनपढ़ को बोलोगे कि भाई साहब ऐसे जगह, हाँ हो गया ठीक है, काम करने गया, धड़ाम धूम आग लगा दी फैक्ट्री में. मालिक बोला क्या बोला, क्योंकि उसे पता ही नहीं था, में एक सारा काम हो गया, है ना. तो पढ़ा लिखा जो इंसान होता है वो चीजों को सीखता है. चीजों को सीखने के बाद अपनी एजुकेशन जो पाई है ना, उसके बिहाफ पर उसे इंटरप्रेट करके रिजल्ट देता है. बट जिस इंसान को पता ही नहीं है, आप क्या करोगे? फिल्मी कहानी थोड़ी है कि कोई भी उठाया सड़क से और अनपढ़ आदमी था, आपने उठा के सीधा कंपनी का सीईओ बना दिया और उसने कंपनी को बुलंदियों पे पहुंचा दिया. यह रियलिटी में नहीं होता. रियलिटी यह है कि आप जिस सोर्स पर, जिस रिसोर्स पर इन्वेस्ट कर रहे हो वही आपको रिटर्न देगा. ऐसा कोई रिसोर्स जिस पे इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, जिसको आपने कंसीडर ही नहीं किया और आप ये मान लो कि वो आपको रिटर्न दे दे, वो पॉसिबल नहीं है. सो हेल्थियर पर्सन, एजुकेटेड पर्सन, ये जो कैटेगरीज के टाइप होते हैं जहां पर आप कह रहे हो कि रिसोर्स है, वो ज्यादा अर्न करेंगे इनकम बजाय कि अनएजुकेटेड या इल पीपल के. सो एग्जांपल आपके सामने है कि कैसे हम ये कह सकते हैं कि एजुकेटेड पीपल ज्यादा इनकम अर्न करते हैं. मैं इसके अंदर एक और क्वेश्चन बना दूं कि हाउ कैन वी से दैट द एजुकेटेड पर्सन is able to get more income as compared to the less educated or uneducated person. तो हम ये ऐसे कह सकते हैं कि आपको याद होगा ग्रीन रेवोल्यूशन जिस टाइम पे आया था, केवल कुछ स्टेट्स को, पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न यूपी, इन प्रदेशों को, इन हिस्सों को ज्यादा इसका गेन हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन का, बाकियों को नहीं हुआ. रीजन क्या था? अरे सर पास थे. पास किधर से थे? किधर कोई ग्रीन रेवोल्यूशन कहीं उगा थोड़ी था. इंडिया में केवल इन लोगों को फायदा मिला, इन शहरों को, इन देशों को, मतलब इन राज्यों को फायदा मिला. रीजन था यहां पर रिसोर्स का एम्पल क्वालिटी में होना. जब रिसोर्स प्रचुर मात्रा में थे, रिसोर्स पूरी तरीके से थे, तो इन लोगों के पास पैसा था, मशीनें खरीदी. इन लोगों के पास पैसा था, पेस्टिसाइड्स खरीदे. इन लोगों के पास एजुकेशन थी तो पढ़े लिखे गए, यूनिवर्सिटीज, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में गए, सीख ली कि कैसे करते हैं क्रॉप, तो होगी प्रोडक्टिविटी. बट व्हाट अबाउट द अदर पीपल? अदर पर्सन का क्या? उनको नहीं मिला. रीजन था लेस एजुकेशन या फिर बिल्कुल ही अनएजुकेट है. उन पे वो रिसोर्स नहीं है कि वो वहां से जाकर वो पढ़ाई ला सके, वो टेक्नोलॉजी ला सके, वो पेस्टिसाइड्स ला सके, वो फर्टिलाइजर्स यूज कर सके, या फिर वो पूरा एक बेस समझ सके कि ये पैकेट ऑफ टेक्नोलॉजी, ग्रीन रेवोल्यूशन, जो पैकेट ऑफ टेक्नोलॉजी ही कहूंगा मैं क्योंकि इसके अंदर काफी सारे टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स थे, उनके बेस पे किया जाता था. इसको कैसे यूटिलाइज करे? तो एजुकेटेड पीपल ने उसका फायदा उठाया, अनएजुकेटेड पीपल को उससे ज्यादा लाभ नहीं मिला. सो फर्क क्लियर है कि हेल्दी पीपल क्या कर सकता है, एजुकेटेड पीपल क्या कर सकता है और अनएजुकेटेड क्या कर सकता है. सो इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन इज अ ड्रामेटिक एग्जांपल ऑफ हाउ द इनपुट ऑफ ग्रेटर नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ इंप्रूव्ड प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी कैन रैपिडली इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ स्केर्स लैंड रिसोर्सेज. कैसे कह सकते हैं हम कि भाई खाली जमीन पर खेती कर डाली, केवल ये एजुकेशन के बेस पे हुआ. भाई नहीं कर पा रहे, अनएजुकेटेड तो अपनी खेती, धरती जो उनकी खुद की फर्टाइल जमीन थी उस पर नहीं कर पा रहे थे. सो इंडियाज आईटी रेवोल्यूशन इज अ स्ट्राइकिंग इंस्टेंस ऑफ हाउ द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल हैज कम टू एक्वायर अ हायर पोजीशन देन दैट ऑफ मटेरियल, प्लांट एंड मशीनरी. एक और एग्जांपल माने तो आईटी डिपार्टमेंट जो हिंदुस्तान में आज सर्विस कैटेगरी के अंडर आता है, यानी कि हमारे जो 3 एक्टिविटीज होती है इकोनॉमी, सर्विस सेक्टर में जो आता है
उसने एक बड़ा रोल प्ले किया है। आप आज की डेट में हम बैठ के कई विदेशी कंपनियों को अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। वो हमारे यहां पे हमारे यूथ को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, बदले में हम उन्हें सर्विस देते हैं। ये कैसे हुआ? क्योंकि हम एजुकेटेड हैं। एक किसान को या एक फुटपाथ पे सोए भिखारी को अगर आप कंपनी अप्रोच करें कि भाई आज साहब आप भी रिसोर्स हो, काम करो, वो नहीं कर पाएगा। रीजन ये है कि वो ट्रेंड नहीं है, वो स्किल्ड नहीं है, वो एजुकेटेड नहीं है, वो हेल्दी नहीं है। वो नहीं है तभी एक एक रुपए की भीख मांगकर बेचारा अपना पेट भर रहा है। अगर होता तो वो भी एसी के घरों में, एसी के घर मतलब जिन घरों में एसी होता है उनके घरों में बैठा होता, आराम से वो भी इंजॉय कर रहा होता कंपनी में। बट ऐसा नहीं है। तो इसलिए हम दो एग्जांपल समझ चुके हैं कि कैसे ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा एजुकेटेड पीपल उठा पाए, अनएजुकेटेड नहीं उठा पाए। आईटी सेक्टर में जो रोल है मेजरली प्लेड बाय एजुकेटेड पीपल, है ना, मोर हेल्दियर पीपल, वहां पर भी ये रोल इनका साफ दिखता है। सो आई होप ये क्लियर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ कैन वी से दैट ह्यूमन कैपिटल इज सुपीरियर टू एनी अदर रिसोर्स? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन स्टोरी। यहां से आपकी स्टोरी आने वाली है। अब अगर कोई बच्चा इस समय जो मुझे देख रहा है भाई, इस पे लाइव जो देख रहे हैं अभी, अगर वो देख रहे हैं उनको ये लग रहा हो कि सर ये तो थ्योरी चैप्टर कैसे जा रहा है, कैसे नहीं आ रहा है। बच्चों आपकी थ्योरी ना क्वेश्चन फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर दी है। आपकी पूरी थ्योरी चल रही है। आपको जरूरत नहीं है इस समय एनसीईआरटी पढ़ने की। मैं आपको पूरी तरीके से ये एश्योर्ड करता हूं, बंद कर दो अपने उस चैप्टर को जो यहां से आप पढ़ रहे हो ना, इसके बाद आपको पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। ये चैप्टर मेरी तरफ से कंप्लीटली आपको यहां से सेटिस्फेक्शन देगा कि भाई साहब अब आपको दूसरी बुक खोलने की जरूरत नहीं है, किसी और की नहीं सुननी है। भाई ये चैप्टर देखते रहना, आपका ये चैप्टर पूरा हो जाएगा और बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। अब बात यह है कि हम कैसे कह सकते हैं कि ह्यूमन कैपिटल जो है सुपीरियर होती है अदर रिसोर्सेज से। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन स्टोरी। आपके पास प्रॉपर्टी है, आपके पास मशीन है, आपके पास रोबोट है। भाई साहब ऑपरेट किसकी मदद से करोगे मुझे बताओ? खाना तक तो अपने हाथ से खा के जाया जा सकता है भाई, अब खुद से तो नहीं जाता। एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए आपने घर पे पढ़ लिया, मन में सोचा मार्क्स आ जाएंगे क्या, पेपर कौन देगा? अरे भाई लिखेगा कौन? आप। ह्यूमन की जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी? बैठे बैठे गाड़ी में सारे पैसेंजर्स बैठ गए, गाड़ी चलाओ, चलाएगा कौन? ह्यूमन। कहोगे रोबोट, रोबोट को बनाने वाला कौन? ह्यूमन। उसको देखेगा कौन? ऐसे पता है ना कि रोबोट वाली बसें कैसी होंगी, फिर किसी के ऊपर भी चढ़ जाएंगी, वो उसी रिसोर्स को खत्म कर देंगी, क्लियर कर देंगी जिसने उसे बनाया। सो हम ये कह सकते हैं कि लैंड, लेबर, मशीनरी, कोई भी रिसोर्स हो, उसको चलाने के लिए, उसका यूटिलाइजेशन करने के लिए ह्यूमन चाहिए। दैट इज वाई वी आर सेइंग कि ह्यूमन कैपिटल इज मोर या फिर इज सुपीरियर देन अदर रिसोर्सेज। सुपीरियर के साथ टू देन नहीं आता है, ग्रामर एरर है। सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज। सो बेसिक बात हमें ये समझ में आ गई कि भाई साहब आपके पास सब कुछ है, बिना ह्यूमन के कुछ भी नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन कैपिटल जो है, जो मानव पूंजी है, वो अदर जो है रिसोर्सेज यानी स्रोतों के उनसे ज्यादा अच्छी है या उनसे ऊपर है। ठीक है, अब देखो ह्यूमन कैपिटल इज सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज जस्ट लाइक लैंड and physical capital because human resource can make use of land and capital. Land and capital cannot become useful on its own. कोई भी रिसोर्स अपने आप में चल के नहीं आपको कमा के दे देगा। लैंड से आप ऐसे जमीन से पैसा नहीं निकाल सकते। उस जमीन पर खेती करोगे, प्लॉट बनाओगे, कुछ तो करोगे, ह्यूमन की नीड पड़ेगी। सो ह्यूमन इज द अल्टीमेट सुपीरियरिटी बिटवीन अदर रिसोर्सेज। सबके बीच में अल्टीमेट सुपीरियरिटी रखता है क्योंकि उसके बिना आपका कोई भी रिसोर्स किसी काम का नहीं है। आते हैं, नॉट ओनली डू द मोर एजुकेटेड एंड हेल्थियर पीपल गेन थ्रू हायर इनकम, सोसाइटी ऑल्सो गेन्स इन इनडायरेक्ट वेज। नाउ व्हाई वी आर सेइंग कि एजुकेटेड पीपल से सोसाइटी को ज्यादा फायदा होता है बजाय कि अनएजुकेटेड पीपल से। यार ऑब्वियसली बात है, आप पढ़े लिखे हो, आपका एरिया डेवलप रहेगा, आप वेल अवेयर रहोगे अपनी एमिनिटीज से, आपको क्या जरूरत है उस मोहल्ले में, उस इलाके में, आप वैसे ही डेवलप रहोगे। पुराना जो हिंदुस्तान था, पुराना हिंदुस्तान मतलब जिस समय आजाद हुए, और जो आज का हिंदुस्तान है, नया हिंदुस्तान है, दोनों में फर्क है। पहले नालियों के पानी ऐसे खुले में निकलते थे, आपने देखा होगा। कमेंट सेक्शन में बताना किसके इलाके में आज से 20 साल पहले ऐसा था कि घर का पानी खुले में एकदम से निकल जाता था, मतलब नाली का पानी, घर के बाहर पाइप लगाया और वो अपना एकदम सड़क बीच दगरे में जो है वो पानी निकल गया, और वो मिट्टी कच्ची होती थी तो सोख लेती थी, या फिर नाली निकाल के ऐसा बना दी मैनुअली। आज की डेट में
एजुकेटेड पीपल हुए तो एजुकेटेड सरकार हुई, एजुकेटेड सरकार हुई तो इंजीनियर्स ने जो है उसी के अकॉर्डिंग काम किया। पहले इंजीनियर्स भी आराम से एकदम आश्वस्त थे, एकदम बेफिक्र थे कि काम हो तो रहा है, क्या जरूरत है। जब सामने रिसोर्स अवेयर नहीं है तो फिर आप उससे आउटपुट भी फिर क्या निकालोगे। तो ठीक वैसे ही एजुकेटेड पीपल से हायर इनकम्स आती हैं, हायर इनकम से सोसाइटी मोर डेवलप्ड होती है। So because of the advantages of more educated or a healthier population of people spreads to those also who themselves were not directly educated or given health care. Educated people, healthier people हर उस इंसान को इफेक्ट करता है जो या तो कम एजुकेटेड है या जिनके पास हेल्थ नहीं है। कैसे हम कह सकते हैं, एक डॉक्टर के पास वो इंसान आता है जो डॉक्टर नहीं है, बेसिक लाइन है। मैं ये नहीं कह रहा कि डॉक्टर के पास डॉक्टर नहीं आ सकता, आते हैं, डॉक्टर को भी डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। जब उन्हें बुखार होता है, उन्हें कोविड होता है तो वो भी डॉक्टर के पास जाते होंगे। बट मैं प्रैक्टिकल बात ये कह रहा हूं कि डॉक्टर और पेशेंट का रिश्ता होता है। डॉक्टर का रिश्ता वैसा नहीं होता कि मतलब हर आए दिन सारे डॉक्टर के पास जा रहे हैं। डॉक्टर के पास पेशेंट आता है, डॉक्टर पेशेंट को समझाता है, भाई साहब बुखार हो तो इन चीजों का ख्याल रखना, डेंगू हो तो आपको इन चीजों का ख्याल रखना है। तो एक एजुकेटेड पीपल लेस एजुकेटेड को या फिर अनएजुकेटेड को सिखा रहा है। जो नॉलेज उनके पास नहीं थी आज वो उनको मिल रही है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। एक इनकम वाला पीपल दान करता है, दूसरों को पैसा प्रोवाइड करता है ताकि वो लोग भी अपलिफ्ट हो सके। वरना क्या जरूरत पड़ रही है पढ़े लिखे लोगों को, पैसे वाले लोगों को, दूसरे लोगों के जो नहीं है पैसे वाले, जो पढ़े लिखे नहीं है, उनको दान करें। रीजन ये है कि एजुकेशन का सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंस है वो यही है कि आप दूसरों को एजुकेट करें, आप अपनी एजुकेशन को इंपार्ट करें, दूसरों को प्रदान करें, दूसरों को बताएं कि आपने क्या सीखा। इसके दो फायदे हैं, एक तो आपकी स्किल शार्प हो रही है, दिल से खुशी भी मिल रही है। दूसरा ये कि आप उस इंसान को सिखा रहे हो जिसने ये शायद चीजें सुनी नहीं, सीखी नहीं, देखी नहीं, अब वो भी सीख रहा है। बढ़ रहा है इंडिया क्योंकि पढ़ रहा है इंडिया। सो बात यही है कि सब पढ़ेंगे तो सब बढ़ेंगे, तो यही चीज है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों। अब आपके सामने स्टोरी के फॉर्म में ये आपने बोला, क्वेश्चन ने पूछा है कि एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन स्टोरी। सो हम एक स्टोरी के थ्रू इसको समझते हैं। आपकी बुक में ये स्टोरी मेंशन है, सकल की और विला की। कहानी कुछ ऐसी है कि दो मित्र, दो लड़के एक गांव के, सीलमपुर गांव है, उस गांव में रहते हैं। एक के फादर की स्थिति कैसी है, थोड़ी अच्छी है, थोड़ी अच्छी इन द सेंस अच्छी है। एक के फादर की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है क्योंकि फादर कुछ समय बाद खत्म हो जाते हैं, मां को जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। दैट मींस 2:1 की स्थिति बन गई, यानी कि एक तरफ मदर फादर पूरे हैं, पूरे पेरेंट हैं, एक दूसरी तरफ पेरेंट्स हैं सॉरी, एंड एक तरफ सिर्फ एक मदर है। एक तरफ फैमिली की अप्रोच ये है क्योंकि उस घर में उसके चाचा पढ़े लिखे हैं, उसका परिवार पढ़ा लिखा है, थोड़ा सा इनकम वाइज अच्छा है, तो वो चाहते हैं उनका बच्चा पढ़े। और सिचुएशन ऐसी है कि वो बच्चा पढ़ना भी चाहता है, उसके पास वो सिचुएशंस हैं, उसके पास वो कंडीशंस हैं कि वो पढ़ता है, पढ़ाई खत्म करता है, और एक लेवल पे एजुकेशन 10-12 अपनी क्लियर करने के बाद मदर फादर चाहते हैं कि और पढ़े, बच्चा भी चाहता है और पढ़े। मां बाप लोन लेते हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं, बच्चा पढ़ता है, पढ़ाई खत्म होती है, बच्चा नौकरी पे लगता है, तो वहां पे एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप कर देता है किसी कंपनी में जिसमें भी गया, क्योंकि ही वॉज एजुकेटेड, ही वॉज स्किल्ड, ही वॉज शार्प, वो पूरी तरीके से तैयार था। उसने एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप्ड किया जिससे कंपनी को बहुत मुनाफा हुआ, और कंपनी का मुनाफा का मतलब था उसकी प्रमोशन। मालिक खुश हुआ और उसको प्रमोट किया। यह थी स्टोरी हमारे शकल भैया की, जिनकी शक्ल बदल गई, पढ़ाई के कारण उनकी शक्ल बदल गई और वो बहुत पढ़ लिख गए, आज अपने परिवार को अच्छे से डेवलप स्टेज में ले जा रहे हैं। वहीं बात करें हम विला की, तो विलास जो है वो थोड़ा सा दुखी होने का रीजन भी भाई साहब का वैलिड है। रीजन ही है, सर से बाप का साया हट चुका है, मां ने जिम्मेदारी संभाली है, मां के पास भी कोई सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी नहीं है, बिकॉज शी इज नॉट सो एजुकेटेड, इतनी एजुकेट नहीं है, वो उतना ही जानती है कि पैसे को कैसे जोड़ सकते हैं, पैसा कैसे बेच के किसी चीज से कमाया जा सकता है। इसलिए वो फिश का काम करती हैं, फिश को बेचती हैं। माइक भी धीरे धीरे वापस अपनी जगह पकड़ लेता है ना, सर छोटा हो गया लग रहा है। फिश बेचती हैं, 150 रुपया पर डे की इनकम कमाती है। एक तरफ जहां 15,000 रुपया, एक तरफ जहां जो है 4500 रुपये आ रहे हैं, 150 रुपया इंटू 30, तो इनकम्स की वजह से परिवार पे फर्क आता है।
भाई साहब अपने बहन भाइयों को भी देखते हैं, कुछ समय बाद विलास को मछली के काम पर आना पड़ जाता है। कारण यह था कि उसकी मां बीमार हो गई और घर में सिर्फ कमाने के लिए विलास बचा था, तो विलास उतर पड़ा भैया मैदान में, अब वो भी मछलियां बेच रहा है। तो एक तरफ उसके पास ना तो वो कंडीशंस है, ना उसके पास फादर है, ना उसके पास इनकम है, और ना उसका खुद का पढ़ने का मन था। ये वो दो लोगों की स्टोरी है जो एक ही गांव में रहते हैं और अलग अलग माइंडसेट के साथ चलते हैं। एक बच्चा जो पढ़ना चाहता है, उसका परिवार उसे पढ़ाना चाहता है। एक बच्चा जो पढ़ना नहीं चाहता या उसके पास पढ़ाई के लिए पैसे ही नहीं है, मन मर गया और उसके पास पढ़ने की इच्छा भी नहीं रही, इसलिए वो सीधा व्यापार में उतर गया। अब एक अनएजुकेटेड पीपल जो 150 रुपए पर डे मछली का कमाता है, उसकी मां, अब बेटा भी उतना ही कमा रहा है, और वहीं शकल जो है आज फिर एक सैलरी ले रहा है। एक सैलरी का मतलब यह है कि जब आप स्किल्ड पीपल हो, वो तो वेज टाइप दिहाड़ी पे हो गया, 150 रुपया कमाएगा, कभी 200 कमाएगा, उसकी एक सैलरी है, प्रमोशन मिलेगा, एक पर्टिकुलर चैनल से चलेगा शकल, और एक अनपर्टिकुलर मतलब कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट ही नहीं है विलास का। तो आप इन दोनों की भाषाओं में, दोनों की स्थिति में एक बात क्लियर है कि एजुकेशन क्या रोल प्ले कर सकती है, एक इंसान को यहां से यहां तक पहुंचा सकती है एजुकेशन। क्योंकि आप समझ ही सकते हो, इससे बेस्ट एग्जांपल क्या दे, हमारे खुद के, हमारे अपने फेवरेट सर अलख पांडे सर, आपने सबने देखा है एजुकेशन ने उनको कैसे हेल्प की है, एजुकेशन कैसे एक पीपल को कैसे कहां से कहां तक पहुंचा सकते हैं, ये एक सबसे हमारे सामने जीते जागते उदाहरण है। वहीं पर एक पीपल उनके गांव में शायद हो सकता है उनके मित्र रहे हो बचपन में, या उनके दोस्त भी होंगे जो शायद ना भी पढ़े हो या कम पढ़े हो या बिल्कुल ही नहीं पढ़े हो, उनकी सिचुएशन और आप सर की सिचुएशन को अच्छे से समझ सकते हो। आई होप कि ये एग्जांपल आपके सामने परफेक्ट हैं दोनों, और ये जो सर के एग्जांपल है। तो आप देखते हैं इनका क्या है। तो आप सारी स्टोरी तो समझ चुके हो भाई, एक गांव है, सीमापुर एक गांव है, कोई भी गांव रख सकते हो आप। शकल एक तरफ है, विलास एक तरफ है। शकल की जो मदर है वो हाउसवाइफ है, कहीं कमाने नहीं जाती है, तो पैसा इनके पास तो भाई साहब नहीं है। वहीं उसके फादर फिशरमैन है, उनकी डेथ हो गई है, तो एक इसके पास पैसा नहीं है। मदर कमाती हैं, पैसा रहेगा ऑब्वियसली, मछलियां बेचती हैं। फादर फार्मर हैं, श्याम उनके अंकल हैं जो कि जॉबलेस है बट पढ़े लिखे हैं। यहां पर एक बात ये देखो, समझो, जॉबलेस, पढ़े लिखे होने के बाद भी नौकरी ना मिले, ये आज की प्रॉब्लम है। 2022 जैसे टाइम पीरियड में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। यूथ जो है वो जॉब नहीं ले पा रहा है, वो बहुत पढ़ा लिखा है बट उसको जॉब नहीं मिल रही है। इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसा मैं प्रैक्टिकली लोगों से बातचीत करके आज तक मतलब देखता आया हूं, या हम ही देखें, कई बार हम अपनी सिचुएशन को भी देखें अगर, क्योंकि सबसे बेस्ट अपने एग्जांपल देना, कोई किसी के ऊपर आरोप नहीं, सिर्फ अपना जो कुछ सीखा है अगर हुआ है तो बताइए। तो ऐसा होता है भाई साहब कई बारी कि हम पढ़े लिख गए बहुत ज्यादा, अब आपको नौकरी मिल रही है उससे कम की, अब आप क्यों करो, नहीं ये तो मेरे लायक नहीं है भाई साहब, मैं नहीं करूंगा। अब क्या होगा कि आपको जो रुपए मिलने थे आपने वो भी ठुकरा दिए, तो आप अनएम्प्लॉयड हो गए, अब जॉबलेस है इस समय। और एक बार क्या होता है कि आप खुद कम पढ़े लिखे हैं, जॉब ऊपर है, सामने वाला कहता है भाई साहब आप इस लायक नहीं है, वी विल लुक इनटू दिस, हम देखेंगे। देखने का मतलब है कि तुम देखते रहो, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला इधर। तो दो तरीके की सिचुएशन हो गई। तो यहां पे इनके अंकल जॉबलेस है, इसीलिए पेरेंट्स चाहते थे कि शकल, शकत नहीं है शकल है, वो पढ़े, मोर एजुकेशन प्राप्त करे, वो अपने चाचा की तरफ ना रहे और उसकी तरफ विलास की तरफ, उनकी मछली जो है पालन का काम है उनकी माता का। सो वहीं शकल का एडमिशन हो जाता है स्कूल में, शकल पास कर लेता है 10th क्लास, और एजुकेशन की डिमांड होती है बाय हुम, बाय पेरेंट्स। पेरेंट्स चाहते हैं अंकल की तरह ना हो तो भाई साहब पढ़े, इसीलिए वो चाहते हैं, उन्होंने वोकेशनल कोर्स करवाया कंप्यूटर का, जिसके लिए उन्होंने लिया लोन। और अगर स्थिति विलास की बात करें तो विलास की जो अर्निंग मनी है वो 150 रुपया पर डे की है। विलास पेशेंट है खुद भी, आर्थराइटिस का, और इसीलिए उसके पास जो है पैसे की कोई ज्यादा डिमांड है नहीं, पैसा उसके पास है नहीं। शकल कोर्स कंप्लीट करता है, जॉब लगती है, क्रिएटिव माइंड था भाई साहब का, तो एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया। विलास पहले से बीमार, परेशान, घर में बाप नहीं है, मां कम पैसा कमाती है, सो ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज। सो एट द एंड वो खुद आ जाता है मछली बेचने। अब दोनों की स्टेज यहां पर यह है कि इसको तो जॉब मिल गई और इसको भी जॉब मिल गई, बट देयर इज डिफरेंस। डिफरेंस क्या है कि ये एजुकेटेड पीपल वाली जॉब है और ये अनएजुकेटेड पीपल वाली जॉब है, दोनों में बहुत फर्क है। पढ़ी लिखी नौकरी, अनपढ़ की नौकरी,
कोई नहीं देगा अपनी छोकरी, है ना, मतलब ऐसा कहते हैं। पढ़े लिखे इंसान को हर व्यक्ति अपनी बेटी जो है अच्छे घर में शादी करना चाहता है। अच्छे घर में शादी करेगा तो बेटी खुश रहेगी, अनपढ़ के करोगे तो क्या ही होगा। सो आप समझ सकते हो कि पढ़ाई की कितनी इंपॉर्टेंस है। अगर आपको अच्छे घर में शादी करनी है, अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए, तो फिर भाई पढ़ाई भी अच्छी करनी होगी तभी मिलेगी, वरना तो क्या करोगे, कुछ नहीं हो सकता फिर आपका, जिंदगी भर इंस्टाग्राम चलाते रहना बैठ के दोनों। चलो ठीक है, नेक्स्ट आते हैं भाई। तो शक्ल को क्या होता है, रिजल्ट जब वो सॉफ्टवेयर बना लेता है तो सेल इंक्रीज होती है कंपनी की, जिससे उसे मिलता है प्रमोशन, यानी कि पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। विलास इसलिए काम में उतरा बिकॉज उसकी मदर जो थी वो बीमार थी। तो इस प्रकार एक स्टोरी दो लोगों की हमने सीखी कि कैसे पढ़ाई लिखाई किसी इंसान की कितनी हेल्प कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं है वो कैसे जो है ना अपने एजुकेशन करियर तो छोड़ो, सब कुछ करियर कोई लेके खत्म हो सकता है। यहां पर जीवन जीना किसी टाइम पर मुश्किल हो जाएगा जब महंगाई होगी, और यहां पर महंगाई के साथ साथ प्रमोशन होगी। तो दोनों ही कंडीशंस में फर्क है। सो आई होप आपको दोनों स्टोरी बहुत अच्छे समझ में आई होंगी। सो नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। कैन यू मार्क द डिफरेंस बिटवीन अबाउट टू सिचुएशंस, यानी कि टू सिचुएशन किसकी, शकल की एंड विलास की। बिल्कुल हम मार्क कर सकते हैं। शकल वॉज एजुकेटेड, विलास वॉज नॉट। शकल को घर से सपोर्ट था, विलास को नहीं था। शकल के पेरेंट्स चाहते थे कि मोर एजुकेशन मिले, प्रॉस्पेरिटी मिले, वहीं पर विलास के पेरेंट्स के पास पैसा ही नहीं था, तो सोचने की बात अलग है। शकल ने हायर स्टडीज की थी, विलास ने हायर स्टडीज नहीं की थी। शकल को एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जिसकी वजह से सेल इंक्रीज हुई, कंपनी की ओर से प्रमोशन मिला। विलास के पास एज सच कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, वो चाहकर भी मछलियों के गर्दन से मरोड़ के कोई सॉफ्टवेयर नहीं निकाल सकता, वो चाहकर भी कुछ ऐसा नहीं कर सकता जिससे कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कुछ मिले। रोज का मछली पालन है, उठा के अपनी 10 मछलियां बेचनी, काम करना, पैसे लाने, 150 रुपया और घर आ जाना। सो स्टोरी यही थी भाई। इन द 2 केस स्टडीज वी सॉ शकल वेंट टू स्कूल एंड विलास डिड नॉट गो। शकल स्कूल जाता है, विलास नहीं जाता है। शकल वॉज फिजिकली स्ट्रॉन्ग बट हेल्दी, बट देयर वॉज नो नीड फॉर हिम टू विजिट द डॉक्टर फ्रिक्वेंटली। शकल हेल्दी था, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं थी। विलास को आर्थराइटिस की दिक्कत थी, रेगुलर डॉक्टर के पास जाता था, एंड सो ही लैक्ड द मींस टू विजिट द डॉक्टर। विलास पेशेंट था, उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। शकल ने कंप्यूटर में डिग्री की थी, शकल ने नौकरी पाई थी प्राइवेट फर्म में, और विलास अपनी मां का ही काम कर रहा था। उस काम में उसकी इनकम भी उतनी कम थी जितनी उसकी मां कमाती थी। ही अर्नड अ मीगर इनकम, मतलब कम, लाइक हिज मदर, टू सपोर्ट अ फैमिली। शकल की बात करें तो सेवरल इयर्स ऑफ एजुकेशन एडेड टू द क्वालिटी ऑफ लेबर। कई सालों की पढ़ाई ने उसकी स्किल को शार्प कर दिया था, उसी वजह से वो ज्यादा कमा रहा था। दिस एनहांस हिज टोटल प्रोडक्टिविटी। टोटल प्रोडक्टिविटी एड्स टू द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। पढ़ा लिखा इंसान न केवल अपने परिवार को इनकम देता है बल्कि देश को भी इनकम देता है, ग्रोथ होती है इकोनॉमी में। सो दिस इन टर्न पेज एन इंडिविजुअल थ्रू सैलरी और इन सम अदर फॉर्म ऑफ हिज चॉइस। किसी इंसान की ग्रोथ का मतलब यह है कि उसको अच्छी तनख्वाह मिल रही है तो ग्रोथ हो जाएगी। सो इन केस ऑफ विलास देयर कुड नॉट बी एनी एजुकेशन और हेल्थ केयर इन द अर्ली पार्ट ऑफ हिज लाइफ। शुरुआत से के समय ही ना तो उसको एजुकेशन मिली थी, किसको, विलास को, ना उसके फादर ने उसको, पेरेंट्स ने उसको सपोर्ट किया क्योंकि उनके पास भी पैसा नहीं था। तो गरीबी की कहानी, गरीबी का जो चक्का है, गरीबी का जो पहिया है, वो शुरू से चल रहा है। ये ऐसा नहीं है कि विलास ने क्रिएट किया, उसके फादर, उसके पेरेंट्स के पास ही पैसा नहीं था। सो ही स्पेंड्स हिज लाइफ in selling fish like his mother, henceforth he draws the same salary of unskilled labor as his mother। तो एक तरफ जहां शकल को पैसे कमाने के कारण उसकी शक्ल बदल गई, और विलास के पास तो पहले से नाम में ही विलास है, बस विला है नहीं भाई साहब, विला है ही नहीं। गरीबी में पल रहा है, तनख्वाह नहीं है, एजुकेशन नहीं है, परिवार की सपोर्ट नहीं है, ऊपर से बीमार है, और उसके बाद तनख्वाह भी जो है वो 150 रुपया पर डे, जो एक अनस्किल्ड लेबर की तनख्वाह होती है। सो आप मार्क कर चुके हो कि क्या फर्क है। आई होप सब कुछ क्लियर है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट, रोल ऑफ एजुकेटेड पेरेंट्स। क्या रोल हो सकता है कि एजुकेटेड पेरेंट्स का, क्या काम करते हैं एक पढ़े लिखे मां बाप। डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर की तरफ जा रहा है, इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर की तरफ जा रहा है, या आईएएस की तरफ जा रहा है, या फिर डॉक्टर का बच्चा कोई पढ़ी लिखी जॉब पर जा रहा है। ये कब हो रहा है, जब पेरेंट्स को एजुकेशन की इंपॉर्टेंस पता है। जब पेरेंट्स को पता है कि मेरा बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो क्या कर सकता है, मेरा बच्चा अगर पढ़े लिखेगा नहीं तो क्या हो जाएगा इसके साथ,
ये दोनों ही सूरतें एजुकेटेड पेरेंट्स समझ सकते हैं, इसीलिए वो अपने बच्चों को कहते हैं कि पढ़ ले बेटा तो कुछ बन जाएगा, नहीं पढ़ेगा तो फिर कहीं ना कहीं लटक जाएगा। तो रीजन यही है कि जब आप पढ़ लिख गए तो आपको वो चीजें क्लियर नजर आ रही हैं कि पढ़ाई के साथ आप क्या कर सकते हो और ना पढ़ लिखा आदमी के साथ क्या हो सकता है। सो ए चाइल्ड टू विद इन्वेस्टमेंट्स मेड ऑन हर एजुकेशन एंड हेल्थ कैन यील्ड अ हाई रिटर्न इन फ्यूचर इन द फॉर्म ऑफ हायर अर्निंग्स एंड ग्रेटर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। जब पढ़े लिखे पेरेंट्स होंगे तो वो बच्चों को पढ़ाएंगे, वो बच्चों पर इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट होगा, बच्चा पढ़ेगा, बच्चा पढ़ेगा तो एक दिन अच्छी जॉब लगेगी, अच्छी जॉब लगेगी तो अच्छी इनकम भी आएगी, अच्छी इनकम आएगी तो फिर भाई ग्रोथ भी होगी, ग्रोथ होगी तो सोसाइटी में उसकी इज्जत बनेगी, बिल्कुल आबरू एकदम एकदम तन के खड़ा होगा। जब सोसाइटी में इनकम बनेगी फिर देश को भी वो कुछ ना कुछ डेवलपमेंट में इनकम टैक्स तो भरेगा, देश भी डेवलप्ड होगा। सो एजुकेटेड पेरेंट्स आर फाउंड टू बी इन्वेस्ट मोर हेविली ऑन एजुकेशन ऑफ देयर चाइल्ड। दिस इज बिकॉज दे हैव रियलाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर देमसेल्फ। पढ़े लिखे मां बाप बच्चे पर ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। ये कई बार ऐसा होता है कि मां बाप लोन ले लेके बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। अब ये तो भाई साहब बच्चे पे है कि वो कितना पढ़ता है कितना नहीं पढ़ता, क्योंकि सोने की अगर किसी को लोटा दिया और उसने भीखी मांगी तो फिर सोने के लोटे का फायदा क्या, समझ रहे हो। तो बात यह है कि आपका बच्चा, हम तो बात यहां पे बिल्कुल पार वैल्यू पे कर रहे हैं कि बच्चे को आपने पढ़ाया, बच्चा पढ़ा, अच्छे रिजल्ट आए, बच्चे ने कमाना शुरू किया। तो मां बाप चाहते हैं कि बच्चे की एजुकेशन पे ज्यादा से ज्यादा खर्च हो, वो खुद बिक जाते हैं, लोन लेते हैं, होम लोन, हाउस लोन, एजुकेशन लोन, सब तरह के लोन केवल इसलिए हो रहे हैं कि आप एक अच्छे रिसोर्स बन सको। सो आपके ऊपर है। सो दे आर ऑल्सो कॉन्शियस अबाउट प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। ये इसका मतलब क्या है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज। मां बाप को अच्छे से पता है मैं इसको पढ़ा लूं, बट अगर ये बीमार रहेगा बाद में, आपके स्कूल में भी कुछ ऐसे बच्चे होंगे, कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। बहुत अच्छा पढ़ते हैं, अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, पर नॉर्मली उनको सरदर्द, जुकाम, खांसी, बीमारी ऐसी लगी रहती है। कभी आप देखोगे, मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरी क्लास में भी एक मेरा मित्र हुआ करता था जिसकी नाक हमेशा लाल ही रहती थी, बंदर की तरह। अब कह रहे हो कि बंदर कैसे लाल होते, तो बंदर को देखना भैया कहीं से लाल दिखेगा। सो मैं जब भी देखूं उसे कोल्ड, जब भी जाओ, यहां पे टिश्यू टांगता था बचपन में ऐसे पेन लगा के, बहुत पहले की बात है, आजकल तो बच्चे नहीं लगाते, छोटा सा था। सो हम लोग नर्सरी क्लास से फ्रेंड है, आई थिंक नर्सरी से भी नीचे की क्लास, एलकेजी यूकेजी जो हुआ करती थी उस समय, किंडरगार्टन वगैरह ऐसे ये सब नहीं होते थे। तो नर्सरी क्लास से यहाँ पे ऐसा सेफ्टी पिन लगा के आता था, यहाँ पे ऐसा वो पतला वाला जो हैंकी होता है जो 2-4 रुपए का शायद उस समय आता होगा, उसे लगा के आता था। एंड यहीं से उठाया और यहीं से पहुंच ली, यहीं से उठाया यहीं से पहुंच ली। मैं बोला ये करता क्या रहता है, तेरी नाक जो है ना सूख जाएगी, लाल हो जाएगी। और भाई साहब वो लाल ही रहती थी, दिन हो दोपहर होगी और स्कूल तक जाते जाते छींक ही छींक। भाई साहब हमारे को नहीं आती ऐसी, हम बेचारे ठहरे मिट्टी में खेलने वाले, हमारा घर ही ऐसा था, किसान आदमी थे, जमीन में जाके खेलते थे, पढ़ लिख लेते थे, नहीं पढ़ते थे तो पेड़ खेत से जो लकड़ी कोने पर कहीं खड़ी दिख जाए हमारी माता जी को, उठाई और दे कमर पे, तो जो ऐसे एक स्ट्रिप का निशान आता था एकदम बढ़िया से, एकदम डिजाइन बन के आता, तो चाल भी फिर वैसी हो जाती, जिस तरफ से दर्द था उसी तरफ से मुड़ के और अपना आ जाते थे। रात को दर्द होता था, फिर मलहम भी वही लगाते हैं। हमें तो टेंशन इस बात की थी पढ़ाने के पीछे इतनी दर्दनाक भयंकर पिटाई क्यों हो रही है। वो इसीलिए थी क्योंकि वो लोग जानते थे कि भाई पढ़ाई का महत्व क्या है। अब हम नहीं समझ पा रहे, इसमें हमारी गलती है। फिर हमने जब सीखा समझा, फिर हम होशियार हो गए। होशियार इन द सेंस कि क्लास में टॉप किया, क्लास में टॉप किया, एरिया में टॉप किया, एरिया क्या इलाके वेस्ट दिल्ली में टॉप किया। तो जब इतनी सब बातें की तो आज हमें यह बात समझ में आ गई कि पढ़ाई का महत्व क्या है। इसलिए मैं अपनी जनरेशन को चाहूंगा कि मैं कैसे भी करके उसको अच्छे से अच्छा पढ़ाऊं, बिकॉज एजुकेशन इज द अल्टीमेट वेपन। एक ऐसा हथियार है वो जो आपको कभी गिरने नहीं देगा, आप कभी भूखा नहीं मरेगा। मतलब कि एक पढ़ा लिखा इंसान कभी भूखा नहीं मर सकता। इसलिए वो चाहते हैं कि हेल्थ भी अच्छी रहे, पढ़ाई भी अच्छी रहे, तो बच्चा मेरा कुछ कर जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। सो दे अकॉर्डिंगली लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रंस नीड फॉर एजुकेशन एट स्कूल, गुड हेल्थ। A virtuous cycle is that is created in this case. एक ऐसा रोल है कि आपको एजुकेशन दो, है ना, एजुकेशन के साथ फिर हेल्थ दो, हेल्थ के साथ फिर आप उस पे एजुकेशन पे और खर्च करो, फिर आपकी उसकी हेल्थ पे करो। क्यों? क्योंकि पढ़ाई कभी रुकने वाली नहीं है, हेल्थ भी कभी रुकने वाली नहीं है। आज हेल्थ में आज फिट है, इसका मतलब आगे फिट रहे, ये जरूरी नहीं है। हमेशा तैयार रहना पड़ेगा, कभी भी बुखार जुकाम हो जाता है। ऐसा थोड़ी कि आज बुखार हुआ और सालों तक बुखार ही नहीं होगा।
सो एजुकेशन भी चाहिए, ये भी चाहिए. सो इन कॉन्ट्रास्ट अ विशियस साइकिल मे बी क्रिएटेड बाय disadvantaged parents who themselves uneducated and lacking in hygiene keep their children in a similar disadvantaged stage. शकल के पेरेंट्स ने उसको इसलिए पढ़ाया बिकॉज वो पढ़े लिखे थे, वो जानते थे कि पढ़ाई की इंपॉर्टेंस क्या है. घर परिवार में लोग पढ़े हुए थे तो पैसा खर्च कर रहे थे. विलास के पेरेंट्स को पढ़ाई का ज्ञान ही नहीं है, पता ही नहीं है कि पढ़ाई क्या कर सकती है. ना उसके पास स्थिति थी ऐसी, ना सिचुएशंस थी ऐसी. सो पढ़े लिखे पेरेंट्स अलग वे का अलग नजरिए से सोचते हैं. ना पढ़े लिखे लोगों के पास या अनपढ़ों के पास वो नजरिया ही नहीं होता है. रीजन ये है कि अगर आपको पता है कि यहां पे कांटा है तो आप पैर नहीं रखोगे. मानते हो कि नहीं मानते हो? जहां पर कांटा होता है उसको पकड़ के ऐसा खून तो नहीं निकालना चाहोगे. और जहां पे आपको पता है कि ये कांटा क्या होता है, कुछ नहीं है, लकड़ी है, रख दिया पैर, गचक गया पैर में, अब क्या हो, ब्लड ही ब्लड, फिर दर्द हो रहा है, फिर अगली बार आप उस कांटे पे पैर नहीं रखोगे. रीजन ये है कि जिस चीज से आप अवेयर हो जाते हो फिर आप चाहते नहीं कि वहां पर आपकी जनरेशन जाए या आप खुद जाओ या किसी और को जाने दो. जब आपको पता ही नहीं है कि कांटा क्या है और ये सब क्या है तो फिर आप वहां पे कोई भी जाके लड़े मरे, उससे कोई मतलब नहीं. तो एजुकेटेड पीपल चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छे से पढ़े लिखे और वो सब वो फेस ना करे जो उन्होंने कभी शायद किया हो. और अनएजुकेटेड को तो रास्ता ही नहीं पता, तो वो कहेंगे हिट एंड ट्रायल करते रहो बेटा, फेल हो पास हो हमें से कोई फर्क नहीं, क्योंकि हमने तो कभी देखी नहीं चीजें. सो आई होप आपको क्लियर हो गया. नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट फैक्टर्स मेड जापान रिच एंड डेवलप्ड. जापान कैसे रिच बना, कैसे डेवलप्ड हुआ, क्या फैक्टर्स थे? तो सीधी सी बात है, एक इंसान जिसके घर में पैसा ना हो, ज्यादा पैसा ना हो, गरीबी मतलब मीडियम स्टेज से नीचे जा रहा हो, थोड़ा सा 100 रुपए कमाता है दिन का, और एक इंसान जिसके परिवार बहुत ज्यादा कमाता हो, तो जो थोड़ा कमाने वाला है, थोड़ा ज्यादा कमाने वाला है, जो दोनों के बीच की दूरी है उसको फुलफिल किया जा सकता है, नो डाउट. कैसे? अगर वो व्यक्ति 100 रुपए जिसमें से वो 50 रुपए खाता है और 50 रुपए अपने परिवार पे खर्च करता है, आज अगर वो 50 रुपए में जो खाने वाले हैं उनमें से 30 रुपए भी वहां पढ़ाई पर खर्च कर दे, यानी कि 80 रुपया हो गया, 80% पैसा जो आपकी पढ़ाई पर खर्च हो रहा है, तो आप कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी, रिचनेस और डेवलपमेंट की तरफ बढ़ जाओगे. कारण यह है कि पढ़ाई, मैंने आपको बोला ना, एक ऐसा अल्टीमेट वेपन है जो आपको कहीं से कहीं तक भी ले जा सकती है. रीजन है कि आप अच्छे से पढ़ लो, आपको वो सिचुएशंस मिल जाए. तो यहां पर भी यही है कि कंट्रीज लाइक जापान हैव इन्वेस्टेड इन ह्यूमन रिसोर्स. जापान जैसे देशों ने लोगों पर पैसा खर्च किया, उनकी एजुकेशन पे खर्च किया, उनके ऊपर ऐसी इन्वेस्टमेंट की, उनको हेल्दी बनाया, उनकी हर चीज का ख्याल रखा, तो लोगों ने उनको कमा के दिया, खुद कमाया, देश को उठाया, तो देश हो गया रिच. और जो रिच होते हैं वो डेवलप्ड होते हैं. ठीक है? सो दे डू नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्स, उनके पास कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं था. दीज कंट्रीज आर डेवलप्ड एंड रिच. फिर भी ये डेवलप्ड रिच है बिकॉज दे इंपोर्ट द नेचुरल रिसोर्सेज नीडेड इन देयर कंट्री. जो उनको रिसोर्स चाहिए था वो इंपोर्ट करते हैं. अच्छी एजुकेशन, अच्छी टेक्नोलॉजी चाहिए, जिस देश में है वहां से इंपोर्ट कर लो. उनके खुद के पास नहीं ना. क्या होता है, जो चल नहीं सकते वो बैसाखी का सहारा तो ले सकते हैं ना, फिर तो चल सकते हैं. जो इंसान कुछ कर नहीं सकता, दूसरे से सीख कर, मोटिवेट होकर कुछ कर ले, तो कर तो रहा है. अब एक इंसान जो पूरे साल नहीं पढ़ा, अब पढ़ ले, फिर तो पास हो सकता है ना. तो वही है. तो यहां पर भी यही, उनके पास कुछ नहीं है, उन्होंने इंपोर्ट किया. एंड दे हैव इन्वेस्टेड स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ. उन्होंने एजुकेशन और हेल्थ को इतना प्रमोट किया, इतना पैसा खर्च किया कि लोग जो है अब हेल्दी हैं, एजुकेटेड एंड रिजल्टेंट. दीज पीपल हैव मेड एफिशिएंट यूज ऑफ अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड कैपिटल. पढ़े लिखे लोगों के सामने आपने बोल दिया, भाई साहब ये रही जमीन, उगाओ इसको, करो, यूटिलाइज कर दिया उन लोगों ने. ये रहा पैसा, इससे पैसे से पैसा कैसे कमाओगे? आज की डेट में शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, ये क्या है? ये कुछ नहीं है. पढ़े लिखे लोग ही इनका फायदा उठा पा रहे हैं. अगर एक अनपढ़, जैसे मान लो मुझको ही मान लो, मुझे नहीं पता म्यूचुअल फंड क्या है, तो मेरे लिए वो किसी काम का नहीं है. बट अगर कहीं मैं ही बैंकर या सीए हूं तो मुझे अच्छे से पता है इससे कैसे पैसा कमाया जा सकता है, कमा रहा हूं, है ना. सो एफिशिएंसी एंड द टेक्नोलॉजी इवॉल्व्ड बाय पीपल हैव मेड दीज कंट्रीज रिच एंड डेवलप्ड. टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करने वाले, टेक्नोलॉजी को डेवलप करने वाले पीपल हैं. किसी भी रिसोर्स को यूटिलाइज करने वाले पीपल हैं.
एंड ये पीपल तभी यूटिलाइज कर पा रहे हैं व्हेन दे आर एजुकेटेड, जब वो एजुकेटेड है, व्हेन दे आर हेल्दियर, जब वो स्वस्थ है, व्हेन दे आर स्किल्ड शार्प्ड, जब वो स्किल्ड है शार्प्ड है. सो दैट मीन्स पीपल का एजुकेट होना, उनका हेल्दियर रहना बहुत जरूरी है, तभी ये देश डेवलप्ड हुए. आई होप आपको समझ में आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मैन एंड वुमेन. देश में दो ही जेंडर काम करते हैं नॉर्मली. थर्ड जेंडर ट्रांसजेंडर इज ऑल्सो देयर, वो भी वर्क कर सकते हैं, बट हम कैटेगरी काउंट कर रहे हैं अभी मैन एंड वुमेन की. मैन एंड वुमेन बेसिकली तीन तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं. इकोनॉमिक एक्टिविटीज तीन टाइप की होती हैं. प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज, टर्शरी एक्टिविटीज. हम इसे सर्विस सेक्टर भी कह सकते हैं. हम इसे सर्विस सेक्टर भी कह सकते हैं, या इसका भी प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर्स, टर्शरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, या फिर एक्टिविटीज. प्राइमरी एक्टिविटीज की बात करें तो मेनली आपको एक चीज याद रखो, एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड एक्टिविटीज, डेयरी, फार्मिंग, फिशिंग, ये सब. सेकेंडरी सेक्टर बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होता है. जो रॉ मटेरियल आप खेतों से लोगे, फैक्ट्रियों में जाएगा, वो सेकेंडरी सेक्टर कहलाएगा. ये होता है बेसिकली सर्विस, जैसे कि आपकी बैंकिंग की सर्विस, कोई भी प्रोफेशनल सर्विस, मेडिकल सर्विस, कोई भी सर्विस जो आप प्रोवाइड करने जा रहे हो, वो सारे के सारे टर्शरी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर में आते हैं. तो तीन तरह की एक्टिविटीज हमारे यहां होती हैं, प्राइमरी होती हैं, सेकेंडरी होती हैं, टर्शरी होती हैं. तीनों ही सेक्टर्स में मैन एंड वुमेन इन्वॉल्व हैं. दुर्भाग्य की बात यह है कि वुमेन आर नॉट गेटिंग इनफ या इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ सैलरी एज ऑफ मैन. जितना पुरुष कमाते हैं उन तीनों ही सेक्टर में, उतना महिलाओं को या वुमेन को उतना नहीं मिलता है. इसके पीछे एक मेंटल अप्रोच है जिसे बदलना होगा, और जो धीरे धीरे शायद बदल भी रही है, बट वो चलो सोशल टॉपिक है. आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. सो प्राइमरी सेक्टर्स मींस एग्रीकल्चर या फिर एंड इट्स अलाइड एक्टिविटीज, जैसे कि फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग एटसेट्रा. पोल्ट्री फार्मिंग एक ही है, मुर्गी पालन, ये भी खेतों में आप कर सकते हो, खेतों में थोड़े बहुत लोग लगा के अगल बगल करते हैं. माइनिंग वगैरह ये सब तो जमीन से रिलेटेड जो काम हो गए, बेसिकली जो लैंड रिलेटेड वर्क्स हैं आपके, वो सारे के सारे कहां पर आते हैं? प्राइमरी एक्टिविटीज पर. मूविंग टू नेक्स्ट, सेकेंडरी सेक्टर, जो एग्रीकल्चर से आपने लिया, क्या लिया वहां से? रॉ मटेरियल, और उसको उठा के फैक्ट्री में लगाया, वहां से कुछ मैन्युफैक्चर किया, इसके बाद ये कहीं आगे जाएगा. यानी कि ये मान लो आप इंडस्ट्रीज में जाए या फिर किसी रिटेलर पे जाए या कुछ भी, इसको आगे जो जाएगा वो थर्ड स्टेप जो हमारा टर्शरी होगा, लास्ट स्टेज होगा. सो सेकेंडरी सेक्टर को हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कह सकते हैं. नेक्स्ट, टर्शरी सेक्टर क्या है? बेसिकली सर्विस रिलेटेड होता है. मैंने आपको बताया सर्विसेज रिलेटेड को ही टर्शरी सेक्टर कहते हैं. यानी कि तीसरा सेक्टर टर करने वाली चीजें यहां पे सारी होती है, दिमाग खच्ची पर खच्चे उड़ाने वाली. हेलो सर, हम बैंक से बोल रहे हैं सर, क्रेडिट कार्ड बनवाना है क्या सर? मोदी जी क्रेडिट कार्ड बना दे. ना भैया ना, है ना. तो बैंक से फोन आते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, सर हम आपका फ्री में बीमा कर दें. कि मैडम कैसे करोगे? कि सर उसके लिए आपकी किडनी निकालनी पड़ेगी. सो बेसिकली क्या है कि ये जो सारी फेक सर्विसेज कॉल आपको जो आते हैं, ये सारे सर्विस सेक्टर के अंडर आते हैं. बैंकिंग सर्विस, टीचर सर्विस, डॉक्टर सर्विस, प्रोफेशन, कोई भी सर्विस, सब टर्शरी का पार्ट है. जैसे कि आपका ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, फोन, मोबाइल, आपका एजुकेशन, बैंकिंग, हेल्थ सर्विस, सब चीजों की सर्विस जो आप देख रहे हो, ये आपकी नब्ज नहीं देख रहे, ये आपकी सर्विस देख रहे हैं. भाई साहब आपने बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया, अब आप हार्ट अटैक आ जाएगा, अब हमें थोड़ी सी पैसे दे दो. तो डॉक्टर साहब इनसे नब्ज दे के कर रहे हैं. क्रेडिट कार्ड, भाई बैंकों को पता चल गया आपके बैंक अकाउंट में पैसा है, सर क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए मैडम. सर अच्छा ऑफर है सर, लाइफ टाइम फ्री सर, नो एनुअल फीस सर, बनवा लो सर. सर लास्ट महीना चल रहा है सर, साल खत्म होने वाला, हमारा भी
कोटा पूरा हो जाएगा। ऐसे ऐसे वाक्य कहते हैं, फिर पटाते हैं आप लोगों को। और जैसे ही बन जाए, सर आपका बिल आया है सर, 45% का इंटरेस्ट लगेगा अगर अगले दिन पे नहीं किया तो। सो ऐसी बातें होती है, ये सारे सर्विस सेक्टर है। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मैन एंड वुमेन की बात करें, सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बेसिकली अगर हम उनको डिवाइड करें, क्योंकि हमने वो तो सेक्टर्स पढ़ लिए, प्राइमरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर। एक्टिविटीज होती है दो तरह की, यानी कि एक होती है मार्केट रिलेटेड, दूसरी होती है नॉन मार्केट रिलेटेड। यानी कि मार्केट का मतलब यह है कि उसमें आप जो भी काम करोगे उससे आपको प्रॉफिट होने वाला है। सो इन्वॉल्व्स रेम्यूनरेशन टू एनीवन टू और अर्निंग प्रॉफिट। मैं कोई बिजनेस करता हूं, बाहर के लोगों को बेचता हूं सामान, पैसा कमाता हूं, यह मार्केट है। जो भी काम आप बाजारों में देख रहे हो उसके बदले आपको पैसा देना पड़ता है, वो अपने लेबरों को पैसा देता होगा, खुद प्रॉफिट कमाता होगा, मार्केट एक्टिविटीज है। नॉन मार्केट क्या है? नो रेम्यूनरेशन। मम्मी अपने घर में अपने बच्चों का ध्यान रखती है, कोई पैसा नहीं मिलता। वकील का अगर मैं एग्जांपल दूं, एडवोकेट का अगर मैं एग्जांपल दूं, तो एक बात बताओ, इसी के दो पहलू समझ लेते हैं। एडवोकेट जब बाहर केस लड़ता है तो पैसा लेता है, एडवोकेट जब घर में अपने बच्चों को समझाता है या सलाह देता है कानूनी, तो पैसा नहीं मिलता है। तो नॉन मार्केट एक्टिविटीज होती हैं जहां पर आपको नो प्रॉफिट होता है या फिर सेल्फ कंजप्शन के लिए कर रहे हो। अब वकील अपने घर में अगर बीवी को समझा रहा है कि तुमने अगर हम पे हाथ उठाया ना, तो लॉ ऐसा कहता है कि तुमको इसके लिए सजा होगी। वो कहेगी सजा गई भाड़ में, बेलन चक्रा सब लेगा, इसकी ऐसी की तैसी करते हैं, है ना। लॉ यहां पे दिखा रहा है, कानून तेरा अभी दिखाते हैं तुझे। तो फिर पुरुष क्या करता है? कोई बात नहीं, कानून घर में नहीं चलता, इसलिए तो इतने सारे चुटकुले बने कि भाई साहब आपकी बोलती हर जगह खुलती। बोला हाँ, बोला घर में, वो चुप। भाई साहब वहां नहीं चलती ना। शांति रखनी घर में तो सिर्फ सॉरी कहना सीखो, सॉरी, आई एम सॉरी, ओके, हाँ सॉरी। सो ऐसे ही है कि नॉन मार्केट एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जहां पर आपको या तो अपने काम के लिए करते हो वो, या आपने आपको वहां पे किया, रिश्तेदार के लिए कर लिया माई चाइस, मार्केट में दूसरे के, मार्केट में आपका पड़ोसी, मार्केट में आपके रिश्तेदार रहते हैं, आप वहां गए, काम किया, आप क्या बोलोगे? मार्केट में गया था, ठीक है भाई साहब, काम करके आए, ओके, पैसा रिश्तेदार के गया था ना, तो पैसा नहीं मिलेगा। सो देयर दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मार्केट एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज। आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Is there any division of labor between men and women? Explain with an example. Is there any division between men and women? Do you think so या do you agree? Yes, we are agree. There is division between men and women. मैंने बताया ना, मैन कितना ही पढ़ा लिखा हो और तनख्वाह मिलेगी, वुमेन उससे ज्यादा पढ़ी लिखी क्यों ना हो, अरे भाई साहब मैडम है, कम तनख्वाह मिलेगी, फीमेल है ना, इसलिए। ये क्या लॉजिक हो भाई? तो ये चीज है, इसलिए हम कहते हैं कि ड्यू टू हिस्टोरिक एंड कल्चरल रीजंस देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वुमेन इन द फैमिली। पुराने जमाने से पुरानी बातें चली आ रही हैं और लोग जो है उसको आज तक एडॉप्ट कर रहे हैं। फीमेल है, कमजोर होगी, अरे रात भर काम नहीं कर सकेंगे मैडम, टाइम से जाओ, कम पहले जा रहे हो इसलिए पैसा भी कम दे रहे मैडम। तमाम बेफिजूली के बहाने हैं उनके पास महिलाओं को ज्यादा सैलरी ना देने के, और पुरुष को कोई फर्क ही नहीं है। गधे घोड़े खच्चर बना के, अरे भाई साहब दिनों रात काम करो पैसा ज्यादा मिलेगा। सो ये एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू, बट मेजर ये है कि मैन और वुमेन में डिवीजन करते हैं लोग। सो वुमेन जनरली लुक आफ्टर डोमेस्टिक कोर्स एंड मैन वर्क इन द फील्ड। फीमेल जो अपने घर बार को देखती है, अपने कामकाज को देखती है, पुरुष बाहर जाके खेतों को देखे या बाहर से पैसा कमा के लेके आए। सो शकल्स मदर शीलास कुक्स फूड, क्लीन्स यूटेंसिल्स, वॉशेज क्लोथ्स, क्लीन्स द हाउस एंड लुक्स आफ्टर हर चिल्ड्रन। आपने दोनों एग्जाम्पल देखे हैं, शकल और जो है विलास की मां के, शकल की मम्मी और विलास। शकल की मम्मी वहां पर हाउसवाइफ है, विला की मम्मी वहां पर काम करती है। एक फीमेल जो काम नहीं कर रही है और फीमेल जो काम कर रही है, तो डिवीजन है। शकल्स फादर बूटास कल्टिवेट द फील्ड, सेल्स द प्रोड्यूस इन द मार्केट एंड अर्न्स मनी फॉर द फैमिली। एक तरफ महिला पैसे काम करके कमा रही है, एक तरफ शकल के पापा काम करके पैसे कमा रहे हैं। दो लोग काम कर रहे हैं, जेंडर अलग है। विलास की मम्मी को पैसे कम मिलते हैं, वहीं शकल के पापा को ज्यादा पैसे मिलते हैं। ऐसा क्यों? अगर उस महिला को पैसे ज्यादा क्यों नहीं मिल रहे? वो भी तो 8 घंटे काम कर रही है, उसके पापा भी 8 घंटे काम कर रहे हैं, बट दिस इज द डिफरेंस ऑफ जेंडर। ये जेंडर की वजह से हो रहा है। सो एग्जांपल है, शीला इज नॉट पेड फॉर द सर्विस डिलीवर्ड फॉर अपब्रिंगिंग ऑफ द फैमिली। वहीं पर शीला जो शकल की मम्मी है उसको पैसे नहीं मिलते हैं। बूटा अर्न्स मनी विच ही स्पेंड्स ऑन रियरिंग हिज फैमिली।
वहीं पर विलास की जो मम्मी है उसको पैसे मिलते हैं। तो मम्मी में भी फर्क है, एक तरफ महिला कमा रही है, एक तरफ नहीं कमा रही है। सो वुमेन आर नॉट पेड फॉर देयर सर्विस डिलीवर्ड इन देयर फैमिली। जो महिला, मान लो आपकी मम्मी है और आपकी चाची बाहर काम करने जाती है किसी कंपनी में, एयरटेल पेटेल में सीईओ है, पैसा मिल रहा है। आपकी मम्मी आपको पाल पोस के आपको आईएएस ऑफिसर बना दिया, खुद नहीं पढ़ी बट आपका ख्याल पूरा रखा। तो दो माएं हैं, एक मां जो आपका ख्याल रखती है पर पैसा नहीं कमाती, उसके लिए वजह से पैसा नहीं मिलता, और एक वो मां जो कमाती है पैसा और जिसको भाई साहब की पैसा पूरा मिल रहा है। समझ में आ रही बात? सो द हाउस होल्ड वर्क डन बाय वुमेन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द नेशनल इनकम। जो महिला घर में काम कर रही है, अपने बच्चों को लालन पालन कर रही है, जैसे कि आपकी मम्मी, आई होप कि जो व्यक्ति मुझे इस समय देख रहे हैं, जो बच्चे मुझे इस समय देख रहे हैं, जो भी बड़े आदमी इस समय देख रहे हैं, वो इस डिफरेंस को अच्छे से समझ पाएंगे कि घर में दो फीमेल होने पर, यानी कि या तो आपकी वाइफ या आपकी मां, हो सकता है आपकी मां वर्क ना करती हो बट वो घर का काम देखती हो, काम वो भी कर रही है, काम आपकी वाइफ भी कर रही है, आपकी वाइफ को काम के बदले पैसा मिलता है, आपकी मां को नहीं मिलता है। काम दोनों ने किया बट द डिफरेंस इज कि एक ने पैसा कमाया, एक ने नहीं। इसीलिए जो पैसा कमाता है वो इनकम टैक्स बढ़ता है, ग्रॉस नेशनल इनकम, देश की इनकम बढ़ती है। बट जो इंसान काम करके पैसा नहीं कमाता है तो उसका कंट्रीब्यूशन ग्रॉस नेशनल की तरफ नहीं रहता है। तो यही वो कह रहा है। सो गीता, मदर ऑफ विलास, अर्न करती है, मछलियों को बेचती है, तो उसके लिए उसे पैसा मिलता है। सो वाइल अर्निंग दिस अर्निंग, देयर अर्निंग लाइक दैट ऑफ देयर मेल काउंटरपार्ट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड देयर स्किल। मेन एग्जाम्पल की बात है, बात तो आप एग्जाम्पल समझो, ये एग्जाम्पल तो मैं वैसे भी आपको बता चुका हूं कि विलास की जो मदर है वो कमाती है पैसा, उतना नहीं कमाती है। शकल के पिताजी कमाते हैं, ज्यादा कमाते हैं। शकल की मम्मी तो कमाती नहीं, चलो तो हाउस वाइफ है। तो डिफरेंस 3 जेंडर का हो गया, क्योंकि विलास के फादर तो है नहीं, तो विलास की मम्मी और शकल के पापा मम्मी। शकल के घर में भी एक कमा रहा है, विलास के घर में भी एक कमा रहा है, बट द इनकम का जो बहुत बड़ा डिफरेंस है, और जेंडर का वो मेजर रोल है, स्किल का रोल है। पुरुष स्किल्ड है, एजुकेटेड है। सो आई होप समझ में आ गया कि इज देयर एनी डिवीजन? यस, देयर इज अ डिवीजन बिटवीन लेबर एंड मैन, लेबर मैन एंड वुमेन। मैन आर गेटिंग मच देन द वुमेन। वो वुमेन चाहे घर में हो तो बिल्कुल ही नहीं कमाती है, बाहर कमाती है तो मैन के बराबर नहीं कमाती है। सो बढ़ते नेक्स्ट की तरफ। हाउ डज एजुकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल टू मेक बेटर यूज ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज जस्टिफाई? ये आंसर पढ़ोगे नहीं ना तब भी लिख लोगे। एजुकेशन कैसे नहीं हेल्प करती है? एजुकेशन आपको स्किल्ड प्रोवाइड कर रही है, एजुकेशन आपको शार्पनेस दे रही है, एजुकेशन आपको एक अंडरस्टैंडिंग दे रही है हाउ टू डू वर्क, कैसे काम करें, कैसे काम करना चाहिए। एजुकेशन से आप अपनी ग्रोथ देख सकते हो, अपने नेशनल ग्रोथ को जो है प्रमोट कर सकते हो। तो एजुकेशन किसी भी रिसोर्स को यूज करने का सबसे बेटर वे है। जमीन खुद पैसा उगल के नहीं देने वाली है, फैक्ट्री की मशीन खुद नहीं चलने वाली है, इस देश की जीडीपी इकोनॉमी खुद से नहीं चल रही है, उसको चलाने वाले रिसोर्स हैं, ह्यूमन है। सो एजुकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल टू मेक बेटर यूज ऑफ द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल बिफोर हिम। जो भी अपॉर्चुनिटीज उसके सामने आएंगी, मेरे सामने अगर मुझे कल को कुछ पढ़ाने के लिए दिया जाएगा तो मैं पढ़ा पाऊंगा। रीजन है कि मैं एजुकेट हूं, मैं चीजों को समझ पा रहा हूं। एक इंसान जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको नहीं पता कि सोशल स्टडीज क्या है। सो एजुकेशन एंड स्किल आर द मेजर डिटरमिनेंट्स ऑफ द अर्निंग ऑफ एनी इंडिविजुअल इन द मार्केट। कोई भी इंसान जो पैसा कमा रहा है उसके पास 2 स्किल जरूरी है होना, एक तो एजुकेशन का और एक स्किल का। नाउ द थिंग इज, आप एजुकेशन से स्किल को शार्प कर सकते हो क्योंकि आपको पता है कि काम कैसे करना है, ये तो आना चाहिए। स्किल कोई भी डेवलप कर सकता है, बट एजुकेशन होगी तो आप उसको शार्प कर सकते हो। सो मेजर डिटरमिनेंट्स है, अ मेजॉरिटी ऑफ वुमेन हैव मीगर एजुकेशन एंड लो स्किल फॉर्मेशन। क्यों महिलाएं पुरुष के बराबर नहीं कमा पाती हैं? रीजन है कि उनके पास कम एजुकेशन वो लेती हैं, स्किल नहीं होती है। इसके पीछे रीजन है कल्चरल रीजंस। कल्चरल क्या है? मां बाप शुरू से ही लड़कों को प्रमोट करते आए हैं, बेटा पढ़ेगा, बेटा कमा के लाएगा, बेटा है, बेटा है, बेटा है। बेटियों को उतना प्रचार नहीं किया, बेटियों को उतना प्रमोट नहीं किया। बचपन से बेटियों को कहा जाता था अरे इनका क्या काम है, शादी करके दूसरे के घर जाना, हम क्यों पढ़ाएं।
रीजन ये है कि आपने इन्वेस्टमेंट के पर्पज से सोचा है कि बेटा तो यही रहने वाला है, बेटी चली जाएगी, तो हम दूसरे पर क्यों इन्वेस्ट करें। यही तो बात गलत है, ये नेगेटिव एस्पेक्ट है। पॉजिटिव क्या है, अरे बेटी जब तक रहेगी जिंदा, बाप का नाम तब तक तो रहेगा ना यार, तब तक तो लोग कहेंगे ना यार कि किसकी बेटी हो, कि हाँ यार फलाने के बच्चे हैं, यार बड़ा अच्छा पढ़ाया, बच्चों में बहुत अच्छी तमीज दी। इसमें कहां नुकसान है उन मां बाप का जो बेटियों को नहीं पढ़ाते? मुझे बताओ। जब तक इंसान जिंदा है उसका एप्रिसिएशन चलता है और कनेक्टिव एप्रिसिएशन चलता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कनेक्टिव एप्रिसिएशन? कि जिन जिन लोगों से वो कनेक्टेड है, जो जो लोग जहां जहां उससे जुड़े हुए हैं, वो सब उसकी एजुकेशन का बेनिफिट उठाते हैं। एक आईएएस ऑफिसर के सारे रिश्तेदार कहते हैं गाड़ियों पे, या फिर आपने देखा होगा किसी घर में एक एमपी बन गया ना, चाचा ताऊ मौसे वोसे सब लगा के घूमते, वीवीआईपी पी, पार्लियामेंट बना एक है, महसूस सारे कर रहे हैं। ये जो महसूस किया जा रहा है ना, ये चीज तभी पॉसिबल है लड़कियों के साथ जब मां बाप बेटियों को बराबर का दर्जा दें। मैं ये जानता हूं कि आजकल पढ़े लिखे लोग ये बात समझ चुके हैं, बट जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी इस बात को समझें। आपका काम है बच्चों को एजुकेशन दिलवाना, आपका काम डिफरेंस करना नहीं है बच्चों में। दोनों बच्चे आपने पैदा किए, कोई भी डाउनलोड होके नहीं आया है, तो यार फिर डिफरेंस क्यों कर रहे हो? आप एजुकेशन प्रोवाइड करो ना। रिजल्ट की बात है, देख रहे हो ना, आईएएस में टॉपर लड़कियां निकल रही हैं, लड़के नहीं निकलते हैं, कई बार लड़के निकल रहे हैं, लड़कियां नहीं निकलती हैं। तो डिफरेंस आप मत क्रिएट करो, आप सिर्फ एजुकेशन दो। सो वुमेन आर पेड लो कंपेयर टू मेन, इसीलिए क्योंकि लो स्किल है, लो एजुकेशन है, तो उनको मिलता कम है पैसा। मोस्ट वुमेन वर्क वेयर जॉब सिक्योरिटी इज नॉट देयर, वेरियस एक्टिविटीज रिलेटिंग टू लीगल प्रोडक्शन इज मीगर। महिलाओं को ज्यादातर एक्सप्लॉइट किया जाता है, सैलरी कम देकर, काम पे सिक्योरिटी ना देकर, उनके वर्किंग आवर्स को बढ़ाकर, उनको मान लो बेसिक एमिनिटीज नहीं है, सैनिटेशन की एमिनिटीज नहीं है। आज की डेट में कई सारी कंपनियां अपने फीमेल्स को ऐसे बेनिफिट्स देने के लिए तैयार हैं जिनसे वो प्रमोट होती हैं, जिनसे उन्हें लगे कि यस वी आर सो स्ट्रांग एंड आवर कंट्री सपोर्टिंग अस। जब आप उन्हें सपोर्ट करोगे तो आप रिजल्ट देखना, उम्दा रिजल्ट आएगा। आपने 90% सोचा होगा ना, 100% रिजल्ट आएगा। आपकी कल्पना से कई गुना ज्यादा अच्छा कर सकती हैं बेटियां, महिलाएं। पर जरूरत है सपोर्ट की, एक अच्छी एजुकेशन, एक अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज और अच्छी सपोर्ट। सो एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय इर्रेगुलर एंड लो इनकम। जब महिलाओं को ये चीजें सपोर्ट में नहीं मिलती हैं, अच्छी एजुकेशन नहीं होती, स्किल नहीं होती, तो उनका होता है एक्सप्लॉयटेशन। उनको या तो नौकरियों से निकाल दिया जाता है या उनको रखा जाता है तो कम तनख्वाह पर। सो इन दिस सेक्टर देयर इज एन एब्सेंस ऑफ बेसिक फैसिलिटीज लाइक मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर, अदर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम। मैं ये कहना चाहूंगा, कोई भी कंपनी जो अपनी फीमेल इंप्लॉय को सैनिटेशन फैसिलिटीज, चाइल्ड केयर फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज, या कोई भी ऐसी फैसिलिटीज जो उनको उनके अच्छे के लिए हो, वो आप दे। महिलाओं को अगर आप चाहते हैं सपोर्ट करना तो आपको इन चीजों पे ख्याल रखना होगा। आप ये सब करोगे तो वो स्किल्ड होंगे, वो शार्प होंगे। एंड हाउ एवर वुमेन विद हायर एजुकेशन स्किल फॉर्मेशन आर पेड एट पार विद द मैन। और रिजल्ट होगा जब वो एजुकेट होंगी, स्किल्ड होंगी, तो पुरुष के बराबर तनख्वाह कमाएंगी। आपको तो काम से मतलब है ना, जेंडर से तो मतलब नहीं है। अगर आप जेंडर से मतलब रखते हो फिर आप घटिया आदमी हो। मैं साफ कहता हूं, अगर आपको यह फर्क पड़ता है कि ये पुरुष है, ये फीमेल है, ये फीमेल है, वो पुरुष है, अरे ये सोच निकालो। अगर आप जेंडर से जाते हो तो आप कभी काम नहीं करवाना जिंदगी में, आप सीधा अपना घर बैठ जाना। अगर आपको जेंडर पे डिफरेंस नहीं समझ में आता है कि भाई साहब कोई नहीं मायने रखता, मेरे को तो काम से मतलब है, आप बुलाओ, इनवाइट करो, अपना काम करवाओ, प्रमोट करो, एप्रिशिएट करो। सो पढ़ी लिखी महिलाएं ज्यादा कमाती हैं। अमंग द ऑर्गेनाइज सेक्टर टीचिंग एंड मेडिसिन अट्रैक्ट देम द मोस्ट। मैं आपको बताऊं बच्चों, आप इस क्लास को पढ़ रहे हो, पर आप यकीन मानना पूरे इंडिया में तो शायद मैंने नहीं देखा होगा, क्योंकि पूरा इंडिया अभी तक मैं नहीं घुमा हूं, पर अगर मैं अपने नॉर्थ इंडिया की बात करूं, यहां पर एक फेमस जॉब होती है लड़कियों के लिए, उसे कहते हैं टीचिंग की जॉब। जो लोग मां बाप पढ़े लिखे हैं ना, वो कहते हैं बेटा टीचर बन जा, सबसे अच्छी जॉब है। रीजन है बहुत सारी उसके पीछे छुपे हुए इश्यूज जो लड़कियों को सेफ रखते हैं। जॉब पे आप जाओगे, मां बाप बोलते हैं एक्सप्लॉइटेशन होता है,
लड़कियों को बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता है, कम तनख्वाह मिलती है, कभी रात को आएगी, सेफ सिक्योर नहीं है, ना जाने कैसा माहौल होगा। स्कूल में क्या है, उन्हें विश्वास है, प्रिंसिपल होगी फीमेल होगी, टीचर्स होंगी, साथ में महिलाएं होंगी, छोटे छोटे बच्चे होंगे जो शायद उस फीमेल टीचर को इनसिक्योरिटी ना प्रोवाइड करें कभी जिंदगी में। टीचर का और बच्चे का वो रिश्ता होता है जो एक मां बाप का और बच्चे का होता है। मां बाप को पता है कि हम अपनी बेटी को जिस सेक्टर में भेज रहे हैं वो सेक्टर एजुकेशन है, टीचिंग का है। यहां पर छोटे छोटे बच्चे होंगे जो अपने मां बाप के जितना प्यार करते हैं अपने टीचर्स को। यकीन मानो, मेरे सामने जब मेरे टीचर्स को कोई कुछ कहता था, बाहर से कोई आके, पेरेंट्स पहली बात तो कभी लड़ते देखा नहीं, ज्यादातर पेरेंट्स कूल काम रहते हैं, टीचर एक औदा ही ऐसा है। बट अगर कभी किसी पेरेंट्स ने तेजी से बोला ना यार, रोंगटे खड़े हो जाते थे कि ये हमारी मां को बोल रहे हैं ऐसे। मां ने सिर्फ जन्म दिया है, आज जो हम बोल पा रहे हैं ना, जो कुछ भी हम कमा पा रहे हैं, ये उस फीमेल टीचर के कारण है जिसने हमें पढ़ाया। और उस पर कोई उंगली उठाए तो कैसे हो सकता है? तो कितना सेफ सिक्योर्ड है वो जोन। इसलिए लोग कहते हैं कि डॉक्टर बन बेटी, टीचर बन बेटी, क्योंकि वहां पर बदतमीजी नहीं होती है। वो दर्जे ही ऐसे कि जहां आपको झुकना पड़ेगा। आप टीचर से उल्टा बोलोगे, टीचर आपके बच्चों को पढ़ाएगा नहीं, क्या कर लोगे बताओ? डॉक्टर से उल्टा बोलोगे, ऑपरेशन करते समय जो कैंची सीधी चलनी होगी ना, घब्बा देगा अंदर, उसी समय छोड़ देगा, जा मर जा। क्या कर लोगे भाई? किसी लड़की का जो इलाज करेगी तो बताओ, जबरदस्ती थोड़ी इलाज करा सकते हो। सो इन प्रोफेशंस को जोर मिला है। सो मोस्ट वुमेन हैव एंटर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर सर्विसेज इंक्लूडिंग जॉब दैट नीड हाई लेवल्स ऑफ साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस। अब तो हम देख रहे हैं महिलाएं एचआर बन रही हैं, जज बन रही हैं, ड्राइवर भी बनी है गाड़ियों की। आपको पता है ना, साउथ इंडिया में फर्स्ट वुमेन ड्राइवर भी है, रेलवे चला रही है। ऐसा शायद ही कोई डिपार्टमेंट है, और तो और छोड़ो, इंडियन आर्मी, एयरक्राफ्ट, नेवी, हर जगह फीमेल है। अब शायद ही कोई ऐसा डिपार्टमेंट बचा है जहां पर महिलाओं को एंट्री ना मिली हो। महिलाओं ने एंट्री अच्छे से की, ना केवल अच्छे से की बल्कि कई बार तो ना मैन को भी बराबर की टक्कर दी और ज्यादा अच्छी भी निकली। सो ये हम देख चुके हैं कि यस, एजुकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल टू मेक बेटर यूज ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। हमने एग्जांपल के थ्रू जस्टिफाई कर दिया। व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन? क्या फैक्टर्स होते हैं किसी भी पॉपुलेशन की क्वालिटी के? सबसे पहली बात, कोई पॉपुलेशन अच्छी है अगर उसमें लिटरेसी रेट अच्छी है। पॉपुलेशन पॉजिटिव एस्पेक्ट है बिकॉज सारे पढ़े लिखे, बहुत अच्छी बात है। सबकी हेल्थ बहुत अच्छी है और सब स्किल्ड है, इसका मतलब वही तीन बेसिक फैक्टर्स आगे भाई, एजुकेशन, स्किल्स एंड हेल्थ। ये तीन फैक्टर्स हैं जो किसी भी पॉपुलेशन को अच्छे रिसोर्स में या क्वालिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट, एजुकेशन, क्योंकि अब हमने तीन फैक्टर्स पढ़े। सो पहला हमारा फैक्टर यही है बच्चों, एजुकेशन। देखते हैं कि एजुकेशन कैसे मदद कर सकता है। देन हम पढ़ेंगे स्किल, फिर हेल्थ, सब कुछ इसमें करने वाले हैं। चैप्टर बहुत अच्छे से चलने वाला है, अभी बहुत बेसिक चीजें आ गई हैं, दिल धड़कन से सुनना। इट ओपन न्यू होरिजन फॉर एवरीवन। एजुकेशन से एक नया पर्दा खुलता है। एक अनपढ़ आदमी जब पढ़ लिख जाता है ना, तो उसे फिर चीजें बड़ी अच्छी लगती है नई नई। जैसे कि आप देखो, नई गाड़ी आती है, अब जिस अनपढ़ को, मतलब सिर्फ अनपढ़ मैं क्यों कह रहा हूं कि पढ़ा लिखा, बुरा नहीं मानना, अनपढ़ इन द सेंस कि वो लोग पढ़े लिखे नहीं है, उनके पास सिचुएशन खराब है, ये हम दिल से समझते हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, बट हमें कंपैरिजन इसी भाषा में बोलना पड़ता है। क्या करें बच्चों, हिंदी में बोला ही हो जाता है। एक इंसान जिसको नहीं पता कि टेक्नोलॉजी क्या है, जिसको नहीं पता कि ये गाड़ियों में क्या हो रहा है, बवाल मच रहा है, वो आया गाड़ी, बेटा 50 लाख की गाड़ी, क्या है, सीट पे बैठ के तो जाना था, बोलेरो ले लेते। सुना भी होगा गांव के लोगों को, तो भाई यही पसंद है, स्कॉर्पियो ले लेते, ज्यादा बड़ी है, बड़ी सीट, ऊंची गाड़ी, बड़ी गाड़ी, मजबूत गाड़ी, शेर दिल। BMW ले आए, लंबोर्गिनी लेके आ गए, छोटी है, जमीन से खिसड़ी हुई है, ऐसे चिपकी हुई है, दो ही लोग बैठ सकते हैं। क्या गाड़ी है, 1 करोड़ की गाड़ी में सिर्फ 2 लोग, इससे तो 40 लाख रुपए का ट्रैक्टर ले लेते। बड़े बड़े ट्रैक्टर आ रहे हैं आजकल, महंगे महंगे। ट्रक ले लेते, और बोलो ट्रक ले लेते, पीछे से खुला लगा देते, 100 लोग बैठ के जाते। क्या है, 2 पहिए की गाड़ी ली तुमने यार, 2 आदमी बैठ सकते हैं इसमें, क्या ही गाड़ी है, बकवास। कई बार तो लोग, बाइक देखो आजकल कितनी महंगी हो गई है। एजुकेशन वाले पीपल समझ सकते, एजुकेटेड पीपल समझ सकते हैं कि यार ये 2 टायर वाली जो बाइक है, BMW जैसी, 8-9 लाख रुपए की बाइक है, दम है। अनपढ़ 8-9 लाख, 2 नैनो आती, 8 लोग बैठ के जाते, 2 बैठ के जाएंगे, ऊपर से गिरे पटके मरे, सो अलग, इसमें गाड़ी में सेफ तो है। सो ये क्या है कि एजुकेशन आपको एक नया होरिजन प्रोवाइड करता है। एजुकेशन आपको एक ऐसी सोच देता है जिससे आप कुछ हटके सोचते हो।
बियॉन्ड द अदर पीपल की, मतलब एक व्यक्ति कहां तक सोच सकता है. सो एजुकेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स टुवर्ड द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी एज वेल. आप पढ़े लिखे होगे तो आप सोसाइटी को समझा पाओगे, सोसाइटी अपने आप डेवलप होगी तो अच्छा होगा. इफ इट एनहांसेस, इफ नहीं है इट है ये, इट एनहांसेस द नेशनल इनकम. ग्रोथ होगी सोसाइटी की तो उससे क्या होगा, रिजल्ट ये आएगा कि आपकी नेशनल इनकम बढ़ेगी, कल्चरल रिचनेस होगी, इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस. जब देश में सब कुछ चलता है तो सरकार आपको समझाने नहीं चाहेगी, क्योंकि सरकार ये कहेगी मेरे लोग खुद समझदार हैं, जो हम सोचते हैं वो लोग हमें करके दे रहे हैं. मंत्री ने सोचा ऐसा होना चाहिए, आईएएस बोला साहब ये मैं पहले ही सोच चुका हूं. ए वेरी गुड यार, क्या बात है, गुड गुड. तो ये सब चीजें होती है तो नेशनल इनकम बढ़ती है. सो टू अचीव ऑल दिस गवर्नमेंट हैज मेड प्रोविजंस फॉर प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस, रिटेंशन एंड क्वालिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन विद स्पेशल एम्फसाइज ऑन गर्ल्स. सरकार को पता है कि एजुकेशन क्या काम कर सकती है. ये समझते हो, पैसा अनपढ़ कितना कमा लेगा, 10 रुपए 20 रुपए 1 लाख 2 लाख, कितना, मतलब गरीबों के भी तो होते होंगे ना, पे स्केल होते होंगे कुछ ना कुछ, तो वो भी कमाते होंगे. चलो 50,000 कमा लिया उन्होंने. उतनी एज में पढ़ा लिखा आदमी 50,000, वो तो शुरुआत करता है भाई. 50,000 किसी गरीब के लिए मैक्सिमम लिमिट होती होगी, और वहां से शुरुआत होती है एक बिगिनर की जो मास्टर्स या बैचलर डिग्री करके जाता है. तो सरकार चाहती है कि पढ़ाई पर इंफेसिस किया जाए, इसलिए सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील स्कीम जैसे कई सरकारी योजनाएं जो है सरकार के थ्रू चलाई गई हैं. बच्चे आए तो सही, पढ़े तो सही, और गर्ल्स के लिए तो स्पेशल इंफेसाइज किया जा रहा है, स्पेशल प्रोविजंस बनाए जा रहे हैं कि बेटियां पढ़े. स्कॉलरशिप दी जाती है बदले में, जितनी आपने फीस लगाई होगी स्कूलों से दुगनी तिगुनी स्कॉलरशिप सरकार देती है. नेक्स्ट देखते हैं सरकार ने स्टेप्स क्या लिए. तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पेस सेटिंग ऑफ स्कूल्स लाइक नवोदय विद्यालय इन ईच डिस्ट्रिक्ट. सरकार ने नवोदय विद्यालय जैसे स्कूल बनाए. जिन लोगों को नहीं पता, अच्छे स्कूल हैं, मैंने भी सुना है, अच्छे यहां पे बच्चे हॉस्टल भी हैं, बच्चे रहते हैं, बच्चों को खाना मिलता है, अच्छी गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यहां पे दी जाती है, प्राइवेट के कॉम्पिटेंस में दी जाती है. वोकेशनल स्ट्रीम्स लगाई गई, हैव बीन डेवलप्ड टू इक्विप लार्ज नंबर ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट्स विद ऑक्यूपेशंस रिलेटिंग टू नॉलेज एंड स्किल्स. कंप्यूटर कोर्स सिखाए जा रहे हैं. स्किल इंडिया प्रोग्राम आया था, आपने पढ़ा होगा सबने. सरकार ने वहां पे सिलाई सिखाई, आर्ट डिजाइन सिखाई, फैशन डिजाइनिंग सिखाई, मेकअप पार्लर, ये सब सिखाया. अरे स्किल बननी है तो स्किल शार्प करो, एजुकेशन पढ़नी है एजुकेशन शार्प करो, पर आप पढ़ो, हमको ग्रोथ करनी है. सो द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी रोज फ्रॉम 0.64 से 3 ऑलमोस्ट 3 गुना आपने सरकार ने खर्च कर दिया जीडीपी का एजुकेशन के ऊपर. सरकार चाहती है एजुकेशन से सब कुछ हो सकता है, तो एजुकेशन में खर्च कर रही है. सो द लिटरेसी रेट हैव इंक्रीज फ्रॉम 18% टू 85%. कहीं पर 100 लोगों में से 18 लोग पढ़ते थे किसी जमाने में, यानी कि जब आजाद हुए थे, आजादी के टाइम पर. आज की डेट में वो 85% हो गया है. कमेंट सेक्शन में बताना कौन सा ऐसा स्टेट है इंडिया का जहां पर लिटरेसी रेट सबसे हाई है. कमेंट सेक्शन में फटाफट बताओ. So literacy is not only a right, it is also needed if the citizens are to perform their duties and enjoy their rights properly. लिटरेसी यानी एजुकेशन, आज सरकार चाहती है 6 to 14 years of age के बच्चों को कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन सरकार प्रोवाइड करती है. 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त एजुकेशन देती है सरकार. और सरकार ये क्यों चाह रही है कि भाई एजुकेशन मिले, क्योंकि एजुकेशन से ना केवल वो डेवलप होगा बल्कि वो अपनी ड्यूटीज, अपनी जिम्मेदारी को भी निभा पाएगा. कैसे हम कह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक पुलिस ने आपको पकड़ लिया, आपने रेड लाइट जंप की, क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं हो. जो लोग रेड लाइट जंप करते हैं वो अनपढ़ हैं, इसीलिए तो उन्हें नहीं पता रेड लाइट जंप करनी थी, है कि नहीं, बताओ भाई. अगर वो पढ़े लिखे हैं तो उनको ये तो पता होगा ना कि रेड लाइट जंप नहीं करनी है, और आपने जंप किया, दैट मींस यू आर अनएजुकेटेड. पुलिस वाला समझा रहा है, अब आप माथापच्ची कर रहे हो, क्या हो गया फिर, थोड़ी सी तो जंप करी है, लाइट में पैर ही तो आया, टायर पीछे कर लेता हूं. भाई साहब आपने लॉ को वॉयलेट कर दिया है. अब मर्डर करने के बाद एक चाकू ऐसे डाला फिर निकाला, इसका मतलब वो आदमी जिंदा नहीं होने वाला है. अब आपने क्राइम कर दिया, अब आप क्रिमिनल हो, आपने लॉ को वॉयलेट किया, आपने टायर जेब्रा क्रॉसिंग पे आया, अब आप वो फाइन के आप हकदार हो, भाई फाइन आप पे चढ़ेगा. आप बोलो क्या हो गया, थोड़ा सा मैं तो यहीं जा रहा था, हेलमेट नहीं है, ये नहीं है, वो तमाम बहाने बना दिए. एजुकेटेड होते, पुलिस वाला आता, भाई साहब पढ़े लिखे हैं आप, बड़ी गाड़ी क्या कर रहे हो, सॉरी सर, ठीक है
समझ गया, चला गया, आगे से गलती नहीं करूंगा। पुलिस वाले भी कई बार हेल्प करते थे, नहीं होता तो चालान होता, फिर उस चालान से वो सीख जाता है। पर जो अनपढ़ है उसकी रैश ड्राइविंग कभी बंद नहीं होने वाली, उसकी जेब्रा क्रॉसिंग कभी नहीं रुकने वाली, पुलिस से बहस कभी नहीं रुकने वाली। सो सरकार चाहती है कि लोग पढ़ें और फिर उससे ना काम आसान होगा, सामने वाले का भी आमने वाले का भी। सो लिटरेसी रेट अमंग मेल्स में कितनी है? 16% हायर है देन फीमेल से, एंड 14% इसमें अर्बन एरियाज में, यानी कि मेल और फीमेल की आप देख सकते हो पॉपुलेशन। 2011 का सेंसस ये कहता है कि सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट 94% केरला में थी, सबसे कम जो है 62% बिहार में थी। मैं जानता हूं कि बिहार में पॉपुलेशन ज्यादा है, एक बिहारी सब पे भारी, ये बात को सत्य करें सब लोग कि भैया हम इतनी एजुकेशन दें कि एक आदमी 100 के बराबर होना चाहिए, न केवल बिहार का बल्कि पूरे देश का। हमारा एक एक आदमी विदेशियों के 100 आदमी के बराबर नॉलेज रखता हो, उतनी ताकत रखता हो। बोला है भाई कि प्रोटीन हमारे पास सबसे ज्यादा पल्सेस को प्रोड्यूस करने वाले और कंज्यूम करने वाले हम हैं, फिर अपनी ताकत दिखाइए। सो नेक्स्ट देखते हैं, सर्व शिक्षा अभियान सरकार यानी कि केंद्र सरकार का सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है बच्चों, जिसमें बेसिक 10th तक की एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन, 6 से 14 साल तक के बच्चों को सारी एजुकेशन बेसिक जो होती है वो प्रोवाइड की जाएगी। 2010 तक सरकार का प्रावधान चल रहा है, सरकार प्रोवाइड कर रही है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट से हाथ मिलाया है, लोकल गवर्नमेंट से हाथ मिलाया है, एंड कम्युनिटी को भी समझाया है कि भाई कैसे हम जो एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन को प्रमोट कर सकते हैं। सरकार मिलजुल के काम कर रही है, स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल, स्टेट, सेंट्रल एंड लोकल गवर्नमेंट, और लोगों को समझाया जा रहा है कि एजुकेशन क्या रोल प्ले कर सकता है आपकी लाइफ में। अब समझो, बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को स्कूल भेजो, हम मिड डे मील स्कीम चलाएंगे, बच्चों को खाना देंगे, फ्री में एजुकेशन देंगे, आप भेजो तो सही। सो ब्रिज कोर्सेज, बीच के कोर्स यानी कि जो आपने देखा होगा ओपन के कोर्सेज, कोई बच्चा कोई सी क्लास में फेल हो जाता है, फिर उसको कंपार्टमेंट आती है, फिर से पेपर, एंड बैक टू बैक स्कूल कैंप्स हैव बीन इनिशिएटेड टू इंक्रीज द एनरोलमेंट इन एलिमेंट्री एजुकेशन। बच्चों को स्कूल तक लाने के, घर से स्कूल तक लाना बहुत मुश्किल है, बच्चों को स्कूल से घर तक लाना बहुत मुश्किल है। क्यों मैं ये कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं, मैंने अपनी जिंदगी में देखा है सरकारी स्कूलों में, दिल्ली के स्कूल में नाम नहीं ले सकता ऐसा, नहीं तो पता चल जाएगा भाई किस स्कूल में, सरकारी स्कूल की दीवार पूरी बनी, बच्चे उस दीवार से पहले आते जाते थे, सरकार ने उस पर काम किया, दीवार को ऊपर तक कर दिया और सोचा कि बच्चे अब अंदर रहेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे। पहले तो बच्चों को मिड डे मील स्कीम के नाम पर बुलाया, बच्चे आते थे, खा पी के भाग जाते थे, उन्होंने पढ़ाई का महत्व ही नहीं समझा, उन्हें लगा कि खाना मिल रहा, मुफ्त का अंडे वंडे मिले, दलिया वली एकदम मिला, अपना खाया पिया और टाइम से पहले निकल गए। टीचर्स भी कुछ खासे इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे थे, क्योंकि बच्चे भी नहीं थे तो टीचर भी गायब हो जाते थे कि भाई पढ़ाएं किसको, बच्चा आएगा तो पढ़ाएंगे। कहीं तक सही बात भी है भाई, सामने पढ़ने वाला होना चाहिए तो पढ़ाने वाले को मजा भी आता है। फिर धीरे धीरे जब दीवारें बड़ी हो गई कि बच्चा जंप करके ना जा सके, बच्चा बस्ता टांगता सीधा दीवार से जंप, पीछे से पीछू गायब, गेट वहीं है, सिक्योरिटी गार्ड वहीं खड़ा अपना आराम से अपना बीड़ी बीड़ी पी रहा है, गुटका उटका खा रहा है। बच्चों के 12 बजे गेट खोलता था, बच्चे के 2-4 बच्चे निकलते थे बाहर, कोई देखने वाला नहीं था, कोई सर्वे नहीं, कोई मैपिंग नहीं, कोई एग्जीक्यूशन नहीं पॉलिसीज का। फिर एक दौर आया जिसमें सरकार ने दीवारें ऊंची कर दी, दीवारें ऊंची कर दो, खाना अभी भी मिल रहा है, अब बच्चा भागे कहां से? अब इतने खतरनाक बच्चे हैं कि दीवार तोड़ दी पीछे की, कहीं से ऐसा सुराग बना लिया तोड़ ताड़ के, उसमें से एक एक ईंटें ले लेके जो एक दिन आए, मैंने देखा उसे ईंटों को ही ले गए, ईंटें लेके घर पे जाके कुछ कर लिया होगा उनका, जो भी करा हो, ईंटें लेके भाई साहब। तो सरकार ने ऐसी कई सारी स्कीम्स बनाई कि जिससे बच्चा स्कूल से, घर से स्कूल तक आए। बहुत मेहनत लगती है एक बच्चे को स्कूल तक पहुंचाने में, और उससे ज्यादा मेहनत उस बच्चे को वहां पर टिका के रखने में। लोग नहीं समझ पा रहे एजुकेशन का महत्व, तो दिक्कत हो रही है सरकार को। सरकार बहुत सारे प्रोविजंस बना रही है कि भाई बच्चे को स्कॉलरशिप देंगे, वोकेशनल कोर्स कराएंगे, कैंप कराएंगे, फ्री पढ़ाएंगे, खाना देंगे, और क्या चाहिए तुम्हें। अब जो पेरेंट्स समझ गए, बच्चे पढ़ रहे हैं, इसलिए हमारे स्कूल की रेशियो बढ़ गई है। पहले लोग नहीं समझ पाते थे, पहले लोगों को लगता था अरे ये बच्चा स्कूल जाएगा तो मेरे लिए कमाएगा कौन, मेरा बेटा जिसको तो मैंने पैदा इसलिए किया कि वो कमा सके, अब तो स्कूल जा रहा है, यार उल्टा खर्चा करना पड़ेगा, इसे पढ़ाएंगे, 2-2:30 बजे आएगा, फिर स्कूल का काम करेगा, मेरा तो धंधा पानी चौपट हो गया। वो स्कूल नहीं भेजते थे, क्या करेगा स्कूल जाके, बैठ यहीं पे घर पे और जा कमा के लेके, लेबर दाढ़ी मजदूर करा के भेज दिया, एजुकेशन खत्म हो रही। सरकार ने समझाया, अरे हम स्कॉलरशिप दे तो रहे हैं तुम्हें, साल का बच्चे से कितना लोगे, 1 लाख लोगे, हम 1 लाख की तो स्कॉलरशिप भी दे देते हैं। बच्चे आने लगे, सरकारें खुश क्योंकि परिवार खुश हो रहे हैं।
परिवारों में एजुकेशन बढ़ रही है। माँ बाप कहते हैं, अब तो जो माँ बाप कभी बच्चों को पढ़ाई लेके कहते थे नहीं पढ़ सकता, अब कहते हैं अरे यार इसके लिए लोन ले लेते, अच्छा पढ़ेगा बेटा, दूसरे का बेटा आईएएस बना है, मेरा बेटा भी बनेगा। अब लोग चाहते हैं, लोग सीख रहे हैं। तो ये सब हुआ कैसे? एजुकेशन की वजह से। सो मिड डे मील स्कीम चलाई सरकार ने लोगों को प्रमोट करने के लिए। मैंने बताया अटेंडेंस बढ़े, रिटेंशन हो सके बच्चों की, बच्चे रुके तो सही, गिल्ली डंडा खेलें, अरे खिलाओ यार, गेम्स खिलाओ, स्कूल में कुछ स्पोर्ट्स तो खेलेंगे, आओ भाई सब आओ, आए बच्चे तो बड़ा सब कुछ। सो टारगेट क्या है गवर्नमेंट का? सो द स्ट्रेटेजी फोकस ऑन इंक्रीजिंग असेस क्वालिटी एंड एडॉप्शन ऑफ स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम मॉडिफिकेशन, वोकेशनाइजेशन, नेटवर्किंग ऑन द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सरकार चाहती है कोर्सेज अच्छी हो, एजुकेशन अच्छी हो, बच्चों की अटेंडेंस बढ़े, रिटेंशन बढ़े, वो सब यहां पर है। सो देयर इज ऑल्सो फोकस ऑन डिस्टेंस एजुकेशन। कोई बच्चा नहीं आ सकता, घर बैठ के पढ़ना चाहता, पढ़ाएंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन लर्निंग स्कूल होते हैं ना, जो 10-12 ओपन से करते हैं। कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, डिस्टेंस आईटी इंस्टीट्यूशंस। आईटी की पढ़ाई भी आईटीआई होता है, वो ओपन से पढ़ सकते हो, 10-12 ओपन से कर सकते हो, ग्रेजुएशन भी ओपन से कर सकते हो, मास्टर्स भी ओपन से कर सकते हो। सरकार ने ऑप्शन दिए हैं। आज बैचलर डिग्री करने के लिए केवल रेगुलर यूनिवर्सिटीज का सहारा नहीं है, ओपन यूनिवर्सिटीज आर देयर, आप जाइए, आप पढ़ाई कीजिए, वो सब प्रोवाइड किया। नेक्स्ट इज हेल्थ। अब जैसे कि आप देख रहे हो डॉक्टर भाई साहब से दो लोग बातें कर रहे हैं, डॉक्टर भाई साहब कह रहे हैं देखो अपन का भला नहीं है, इसमें तुम्हारा ही भला है, तुम बीमार हो, तुम अच्छे से काम नहीं कर पाओगे, तुम अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर पाओगे, पढ़ नहीं पाओगे, तो दवाई लीजिए, है ना। सो हेल्थ इज इंपॉर्टेंट टू रियलाइज द पोटेंशियल ऑफ एनी पर्सन। डॉक्टर साहब यही समझा रहे हैं, तुमको अगर अपना मतलब हिम्मत, कैपेबिलिटी जाननी है, ताकत जाननी है, तो स्वस्थ रहो, अच्छे से काम कर पाओगे। इंप्रूवमेंट इन दी हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन हैज बीन प्रायोरिटी ऑफ द कंट्री। कोई भी रिसोर्स, एजुकेशन आप किसको दोगे जब बंदा बीमार है? तो किसी को नहीं दे पाओगे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी देश की यह है कि सब स्वस्थ रहें। अभी आज की डेट में 23 तारीख हो गई है, कोविड की लहर फिर से उठ रही है। तो सरकार की तरफ से यह नहीं है कि हम पहले कॉलेज बना दें, पहले मेडिकल फैसिलिटीज की तैयारी कर लो भाई। कोई भी आपदा आ सकती है, देश स्वस्थ रहेगा तो हम लड़ लेंगे हर चीज से। बंदा जिंदा रहेगा तो फाइट कर पाओगे गरीबी से, तो फाइट कर पाओगे अनएजुकेटेड से। तो हेल्थ इज प्रायोरिटी। So our accessibility of healthcare, family welfare and nutritional service with a special focus on underprivileged segments of the population. सरकार चाहती है जो लोग गरीब हैं उनके लिए भी खाना हो, सबके लिए खाना पीना, सब हेल्थ फैसिलिटीज चले, सब कुछ वेलफेयर हो। तभी तो सरकार ने परिवार के लिए कई तरह के मेडिकल कार्ड्स बनाए, ई कार्ड्स बनाए, हेल्थ कार्ड्स बने कि आप अपने परिवार का इलाज 2 लाख तक, आयुष स्कीम आई थी अगर आपको याद हो केंद्र सरकार की, जिसमें आपको इलाज के लिए कुछ एक लिमिटेड अमाउंट 4-5 लाख रुपए तक का इलाज मिल जाता था। सो ये सारा हेल्थ के अंडर है। सो ओवर द लास्ट 5 डिकेड्स इंडिया हैज बिल्ट अ वास्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हैज आल्सो डेवलप्ड द मैन पावर रिक्वायर्ड एट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर इन गवर्नमेंट एज वेल एज इन द प्राइवेट सेक्टर। सरकार ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर पुराने पिछले 5 दशकों पे बहुत अच्छा काम किया है। कई हॉस्पिटल्स बने हैं, डॉक्टर्स की संख्या बढ़ी है। मैं ये जानता हूं कि डॉक्टर्स की अभी जरूरत बहुत ज्यादा है, देश में बहुत ज्यादा है बच्चों, आपको नहीं पता, बहुत कम है अभी डॉक्टर, जितने होने चाहिए उससे कम है। सरकार चाह रही है कि डॉक्टर्स और बने, हॉस्पिटल्स खोले जा रहे हैं, एम्स बन रहे हैं। पहले एम्स दिल्ली चिल्लाते थे, अभी एम्स उत्तराखंड, कई जगहों पे एम्स खुल रहा है और खुल भी गया है, ऑपरेशनल भी है। तो सरकार हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रही है, जिसकी वजह से प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स में लोगों की अब जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ी है, हर सेक्टर में जा रहे हैं। सो इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी हुई है। पहले लोग 40-45 पे मर जाते थे, अब कम से कम 65 तक पुरुष और 65 तक महिलाएं, 60 तक पुरुष तो पहुंची, इतनी जिंदगी तो बढ़ाई। पहले बच्चा पैदा होता था, उसको कोई बीमारी हुई तुरंत मर गया। आज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो वो घटी है। सो ये सब हुआ है। इंक्रीज इन लॉन्गेटिविटी ऑफ लाइफ एज एन इंडिकेटर ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ मार्क्ड बाय सेल्फ कॉन्फिडेंस। लोगों का जीवन बढ़ा है, लोगों में आत्मविश्वास आया है, हाँ हम लोगों का जीवन बचा सकते हैं, हाँ हम अपने लिए हेल्थ को सुधार सकते हैं। अब लोग सेल्फ रिलायंट भी तो हो गए, लोग जिम जाते हैं, हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं, तेल का खाना कम कर रहे हैं, कम खाते हैं, रात को टहलने जाते हैं, साइकिल चलाते हैं। पहले ऐसे था एकदम आराम से बैठे हुए हैं, बड़ी तोंद निकल गई, बड़ा पेट हो गया। उससे क्या है, वो कहता था मेरा बेनिफिट है। बोले क्या कि किसी पार्टी में जाऊंगा ना साहब, टेबल नहीं मिला तो यहीं रख लूंगा बोतल, यहीं रख लूंगा खाना अपना, तो अपने पेट पे रख के अपना ही टेबल है, तो जहां कहीं टेबल नहीं है अपना पेट काम करेगा। जब धीरे धीरे अवेयरनेस उसे पता चला, अरे ये तो मैं बोझ लेके घूम रहा हूं, कहीं मेरा लीवर किडनी टपक गया तो इसमें से, तो उसने कहा पेट छोटा, घटाया। तो हेल्थ पे सेल्फ रिलायंस हुए लोग। रिडक्शन इन इन्फेंट मॉर्टेलिटी, मैंने आपको बताया छोटे बच्चों की डेथ में घटाई आई है भाई।
प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम इन्फेक्शन, इंश्योरिंग द न्यूट्रिशन ऑफ बोथ द मदर एंड चाइल्ड केयर। जब एक पहले क्या होता था, महिला जब अपने बच्चे को जन्म देती थी ना, तो या तो महिला में कोई प्रॉब्लम हो जाती थी क्योंकि उसकी भी डाइट शुरू से अच्छी नहीं रही, या फिर बच्चे में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती थी। तो सरकार ने माताओं के लिए शिशु केंद्र बनाए। शुरू से जब से एक महिला प्रेग्नेंट होती है, उसकी जांच पड़ताल शुरू से शुरू हो जाती है, उसका एक कार्ड बनता है, उसका पूरा डे टू डे रूटीन चेकअप होते हैं, मंथली चेकअप होते हैं, उसकी डाइट लिख के दी जाती है। हॉस्पिटल के टाइम पे जो आफ्टर डिलीवरी जो होती है केयर, वो की जाती है। तो अब पूरा एकदम ओवरऑल डेवलप्ड हो रहा है, हेल्थ पे ध्यान दिया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि जो स्किल आप देख रहे थे। सो अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस कैन नॉट फाइंड जॉब। मैं तो काम करना चाहता हूं साहब, नौकरी नहीं है, तो मैं बेरोजगार हूं, अनएम्प्लॉयमेंट है भाई साहब। मैं तो काम करना चाहता हूं ना, नौकरी नहीं है। तो इन केस ऑफ इंडिया वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। हमारे देश में गांव में और शहरों में दोनों तरफ अनएम्प्लॉयमेंट है। हाउएवर द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिफर्स इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। अलग अलग है, शहरों में पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हो रहे हैं, गांव में तो चलो बिना पढ़े ही बेरोजगार है। बेरोजगारी का लेवल भी अलग है, गांव में कोई गांव तो ठीक ठाक अपना कमा रहा है, कोई गांव में बहुत ज्यादा बेरोजगारी है। शहर में भी ऐसा ही है, कोई शहर तो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, हर लोगों को नौकरी है, कहीं पर नहीं है। सो इन केस ऑफ रूरल, गांव की बात करें, देयर इज अ सीजनल एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। गांव में बेसिकली दो तरह की इंप्लॉयमेंट देखने को मिलती है। सीजनल यानी मौसम के हिसाब से, यानी कि किसी मौसम में तो जॉब मिली और किसी में जॉब नहीं मिली, अर्थात किसी सीजन में उनके पास काम है करने को और किसी सीजन में नहीं है, ठीक है। और डिस्गाइज क्या होता है कि काम तो है भाई, जो भी काम है वो तो दिख रहा है, पर जितने लोगों को वहां पे एक्चुअल में काम करना चाहिए उससे ज्यादा लोग वहां काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? जो लोग ज्यादा काम कर रहे हैं वहां पे जाकर, मतलब 10 लोग हैं, 5 की जरूरत थी, एक खेत में 5 लोग काम कर पा रहे थे, अब घर के जो 5 लोग हैं वो भी जाके वहीं काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उन 5 लोगों के पास करने को कुछ है ही नहीं, तभी वो उनके साथ जाके मिल गए। जो काम 5 लोग कर रहे थे, भैया तुम यहां क्या कर रहे हो? बोले हमारे पास कुछ नहीं और करने को। इसे कहते हैं डिस्गाइज। जरूरत से ज्यादा लोग एक ही जगह पर काम कर रहे हैं जस्ट बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी अदर वर्क, उनके पास कोई और काम ही नहीं है। सो अर्बन एरियाज है मोस्टली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। गांव में तो देख लिया आपने कि सीजनल है और डिस्गाइज्ड है। शहरों में जो है वो क्या है? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है। अब सर ये कैसी एम्प्लॉयमेंट है? ये ऐसी है भाई साहब, किसी इंसान ने बैचलर डिग्री की है, मास्टर डिग्री है, पर काम नहीं है करने को, समझ लो, दे आर नॉट एबल टू फाइंड गुड जॉब्स और एक्यूरेट जॉब्स। सो सीजनल एम्प्लॉयमेंट हम पढ़ते हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हैपेंस व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर। कुछ महीनों में काम मिलता है खेतों का, कुछ काम नहीं मिलता भाई काम करने के लिए। सो पीपल बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर यूजुअली फेस सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। क्यों? एक खेत में 6 महीने कोई फसल हुई, वहां पर उसे कटाई की जरूरत थी, फिर उसने आगे काम नहीं लिया जब तक बुवाई चली। फिर अगले 6 महीने उसे फिर से कटाई की जरूरत थी, फिर उसने काम लिया, फिर उसने बुवाई की, फिर काम नहीं लिया। तो सीजनल एम्प्लॉयमेंट बेसिकली एग्रीकल्चर में देखी जाती है, जहां पर कुछ सीजन काम मिलता है। आपने देखा होगा गांव में कटाई के लिए लोग आ जाते हैं, फिर बुआई के लिए फिर कोई दिखता नहीं, आप खुद कर लेते हैं वो। सो देयर आर सर्टेन बिजी सीजंस व्हेन सोइंग, हार्वेस्टिंग, वीडिंग एंड थ्रेशिंग इज डन। कुटाई पिटाई पे बुला लिया, उगाई पे बुला लिया, बुवाई पे बुला लिया। तो कुछ एक जगहों पे है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बोला कि पूरे साल आपको काम मिलेगा, आ जाओ और आप मेरे परमानेंट एम्प्लॉय हो, ऐसा खेत में नहीं होता है। सो सर्टेन मंथ्स दे डू नॉट प्रोवाइड मच वर्क टू द पीपल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट लोग, आप देखना कि गांव के लोग, मैं अगर आपको एक और एग्जांपल देता हूं अपनी लाइफ का। मैंने अपनी बुआ जी को बोला कि मैंने बोला आप आ जाओ यार, बहुत दिन हो गए नहीं आए। तुम्हारी बुआ जी बोली कि भाई अभी खेत का काम बहुत है, फ्री हो जाएं जब आएंगे। इसका मतलब क्या है? फ्री मतलब खेत को बेच के आने वाले हो क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। फ्री का मतलब यह है कि एक सीजन आएगा जिसमें वो बैठकर इंतजार करते हैं, फसल पकेगी, अपनी बड़ी होगी, तब वो फ्री होते हैं। उस समय पानी वानी भी एक मैक्सिमम लेवल तक वो पहुंचा चुके होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि कुछ महीना किसान के पास फ्री होते हैं, जिस दौरान वो थोड़ा सा रिलैक्स होता है। हालांकि रिलैक्स तो खैर क्या, बट हम जनरली ये कहते हैं उतना काम नहीं होता। तो ये सब हमें किसमें मिलता है? एग्रीकल्चर फील्ड में। सो नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड। सर ये आपने तो अनएम्प्लॉयमेंट बोला, ये तो एम्प्लॉयड है। अरे मैंने यही तो बोला, अपीयर टू बी, दिखते हैं, खेत है, 5 लोग। इस पूरे खेत को पहले कितने लोग करते थे? 5 लोग करते थे। घर में 10 लोग हैं, 5 और आ गए, भाई साहब कुछ और काम कर लो, नहीं है काम करने को, नहीं कर रहे। सो दे हैव एग्रीकल्चर प्लॉट वेयर दे फाइंड वर्क। तो उन पे काम नहीं था, अपने खेत में आ गए। दिस यूजुअली हैपेंस अमंग फैमिली मेंबर्स एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी में ही देखने को मिलती है।
रीजन ये है कि घर के लोगों के, सारे लोगों के पास अलग अलग काम नहीं है, एक ही फील्ड उन्हें नजर आ रहा है, वो सब वहां घुस गए कि हम तो यही काम करेंगे। होता ना एक बार कि जैसे बचपन में आता था, हम लोग क्या करते थे ऐसा, हम लोग मतलब मैं अपनी बता रहा हूं और किसी की नहीं, जैसे काम कर रहे हैं ऐसा, बीच में आया शक्तिमान देख लग गए ऐसे, टीवी चलाई ऐसे, जैसी मम्मी आई मोबाइल एकदम रिमोट से टीवी बंद, अपना काम करे थे झूठ मूठ को। या फिर और अच्छा एग्जांपल देता हूं, मेरे स्कूल टाइम में कुछ लोग ऐसे थे, आई होप मैंने गॉड स्वेयर आज तक कभी नकल नहीं की और ना कभी जरूरत पड़े तो बढ़िया है। स्कूल टाइम में क्या हुआ, मेरा साथी एक देख रहा है ऐसे करके, तो वो ऐसा लिखने लगा कुछ, मेरे को लगा यार बहुत तेजी से लिख रहा है, मतलब इसको तो सब कुछ आता है, अपना तो कुछ स्टार्ट ही नहीं। उसने जैसे ही रिंग बजती ना, पेपर स्टार्ट, मैडम ने पेपर दिया, उसने तुरंत ही स्टार्ट कर दिया। मैं बोला आज तो गए भाई, बिजनेस स्टडीज का पेपर था 12th क्लास में, बोला ये तो यार अभी से शुरू हो गया, अपने को तो क्वेश्चन पहले पढ़े। उसने पहले से पढ़ने से ही शुरू कर दिया, पहले जैसे क्वेश्चन पढ़ा आंसर स्टार्ट। मैं बोला इसको तो पूरा आता, आज 100 नंबर पूरे, एकदम 80 नंबर का था, 20 नंबर का प्रैक्टिकल था। बोला ये तो कर देगा भाई, और बहुत जल्दी खत्म करेगा जिस तरीके से लिख रहा था। तो लिखने लगा, तो वो क्या ऐसा लिखते लिखते बीच में रुक गया। फिर जैसी मैडम आई फिर कुछ लिखने लग गया। थोड़ी देर बाद देखा उसने दोनों शीट काट दी, जो लिखी हुई थी वो काट दी। एक्चुअल में वो कुछ नहीं लिख रहा था, जानता कुछ नहीं था, बट वो ऐसे लिख रहा था, मैडम को ये दिखाने ऐसे ऐसे बहाने बनाए, कभी यूं करे ऐसे बहाने बना रहा। मैडम को लगा बहुत एजुकेटेड बंदा, इसको क्या देखना है, चीटिंग नहीं करे, तो ये तो अपना लिख रहा है। हम पे नजर रखने लग गई। जो ईमानदारी से ये सोच रहे थे ऐसे होता है ना, आप बताना ऐसा होता होगा। जो लोग एकदम पढ़ लिख के पूरा प्रिपेयर होकर जाते हैं, फिर वो सोचते हैं भगवान की तरफ देखते हैं, ऐसा इधर उधर देखते हैं, लोगों की तरफ देखते हैं, ग्रैस्प करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हमने जो कुछ सीखा था वो हिंट आए और हम लिखना स्टार्ट करें। मैडम को लगा कि वो तो पढ़ा लिखा है, वो तो नकल नहीं करेगा, हम पे नजर रखने आ गए। हमारा बीपी वैसे बढ़ गया, हमारे कान गर्म हो गए कि मैडम यहां क्यों खड़ी है। क्योंकि किसी मित्र से अगर हम भी थोड़ा सा ये पूछ लेते कि भाई साहब वो स्टार्टिंग वाला बताइए एक बार, बस मैं लिख लूंगा, ये ऐसा मेरी हैबिट थी, ऐसा आप लोगों की भी होगी, स्टार्टिंग में बता दे भाई, बाकी काम में आता है। क्योंकि बाकी से तो इनिशिएशन नहीं मिल रहा ना, एकदम इग्निशन गाड़ी का स्टार्ट हो तो गाड़ी चली जाएगी। तो मैडम वहां खड़ी होगी, तुम्हारा पूछना बंद। अब आधे घंटे हमारे शुरुआत के इसी बात में निकल गए कि कौन हमारी मदद करेगा, शुरू का वर्ड बता दे बस कोई। अब वो बताया नहीं, तो हम क्या दिखे बेसिकली, हम डिस्गाइज्ड दिखे। और वो बंदा डिस्गाइज दिखा जिसकी मैं बता रहा हूं, हम तो खैर कर ही नहीं रहे अभी, वो बंदा डिस्गाइज दिखा कि कर कुछ सकता था, करने को कुछ और था, बट कर रहा है ऐसे नकल वे खाम की। तो यहां पे भी ऐसे ही है, वो चाहते तो एंगेज हो सकते थे, बट दे डू नॉट हैव एनी अदर वर्क, सो वो भी वहां इन्वॉल्व है। सो द वर्क रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ 5 पीपल बट एंगेजेस 8 पीपल। 5 लोग किसी खेत को काम कर सकते हैं, बट 8 कर रहे हैं। वो बंदा एक्चुअल में काम कर सकता था, बट नकली कर रहा है, ऐसी दिख नहीं रहा काम करता हुआ, मतलब एक्चुअल में कर नहीं रहा है, बट दिख तो रहा है ना काम करता हुआ। तो यहां पे भी यही है, काम कर नहीं रहे, दिख रहे हैं कि 8 हो रहे हैं, ये से कहते हैं डिस्गाइज। सो 3 पीपल एक्स्ट्रा है, दीज 3 पीपल आर वर्क इन द सेम प्लॉट्स एज द अदर। वो भी वही काम कर रहे हैं, क्यों? बिकॉज द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय 3 एक्स्ट्रा पीपल डज नॉट एड टू द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द 5 पीपल, बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी अदर वर्क, दे डू नॉट हैव एनी अदर वर्क, उनके पास काम नहीं है। तो जो कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा 5 इक्विवेलेंट का 8 के इक्विवेलेंट के क्या फर्क है, वो 5 के बराबर है। सो इफ 3 पीपल वर रिमूव्ड फ्रॉम देयर विल नॉट डिक्लाइन, क्या? प्रोडक्टिविटी। 5 लोग काम करते थे, आज 8 कर रहे हैं, आप 3 को निकाल दो, साहब प्रोडक्टिविटी में फर्क पड़ने वाला नहीं है। सो द फील्ड रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ 5 पीपल एंड द 3 एक्स्ट्रा पीपल आर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। वो जो 3 हैं वो डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट के अनएम्प्लॉयमेंट के अंडर आते हैं। आप उनको हटाओ लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। भाई एग्जांपल दिए अपने स्कूल लाइफ के, आप भी बताया करो कमेंट सेक्शन में। और आपके साथ कोई ऐसा वाक्य, कोई ऐसा किस्सा हुआ, कमेंट सेक्शन में शेयर करो, मजा आता है ऐसी स्टोरी शॉर्ट में बना दो। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ अर्बन एरिया। शहर में देखा तो शहर में हमने देखा था कि भाई एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रही है, ये हमें पता था। सो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हैज बिकम अ कॉमन फिनोमिना। आज हर बच्चा डिग्री लेके हाथ में नौकरी की तलाश में घूम रहा है, नौकरी मिल जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए। जहां अच्छी नौकरी मिलती है तो वहां तनख्वाह नहीं मिलती, तो वो पीछे हट जाता है। और जहां अच्छी नौकरी होती है फिर अच्छी कंपनी वाला उसको नहीं लेता कि बेटा क्या है, फ्रेशर हो यार, हम तो एक्सपीरियंस लेते हैं, 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस, तो बंदा वैसे परेशान। सो दे आर नॉट एबल टू फाइंड अ जॉब, उन्हें जॉब ही नहीं मिल रही है। रिजल्ट क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर एंड रिसोर्सेज। ये एक ही साथ है बच्चों, वेस्टेज। जॉब नहीं है तो उसकी पढ़ाई लिखाई किसी काम की नहीं है, वो रिसोर्स वेस्ट हो रहा है। लायबिलिटी टर्न हो रही है उसकी, कैसे? पढ़ लिख जाता, नौकरी मिलती तो शायद कुछ कमा पाता, अब नहीं है तो बोझ बन गया, किस पर? परिवार पर। होपलेस होता जा रहा है, इनफ मनी नहीं है अपनी परिवार को सपोर्ट करने के लिए, इकोनॉमिक ओवरलोड हो रहा है, क्योंकि पापा ने
अपने घर पे लोन लेकर उसको पढ़ाया, उसको नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है तो क्या होगा, वो अपने घर पे बोझ बनेगा, उसके पापा ही अब उसको पालेंगे, और बेटे की उम्मीद भी टूट रही है, परिवार की उम्मीद भी टूट रही है, देश में योगदान इनकम का देने की सोची थी, ऊपर से घर से ले रहा है तो कमाई नहीं है। तो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट के ये सारे साइड इफेक्ट्स हैं अनएम्प्लॉयमेंट के। डिपेंडेंसी हो रही है पापा के ऊपर, जो काम करते हैं उनके ऊपर बंदा डिपेंडेंट हो जाता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ डिक्रीज हो रही है। कैसे हो रही है कि भाई एक घर में मान लो 4 थे, मदर, फादर, सिस्टर और ब्रदर, ये है एजुकेटेड, और ये है भाई सब 10 साल के, और ये कमाने वाले, इनमें से ये नॉट अर्नर, ये कमाने वाले नहीं है, यही है अर्नर। अब मुझे बताओ इस सिनेरियो को देख के, वो बंदा जिसको ये सोचा था कि एजुकेट है, इसको जॉब मिलेगी, बट इसको जॉब तो नहीं मिली। जॉब नहीं मिली तो बंदा कैसा हो गया, होपलेस हो गया। होपलेस बंदा क्या होता है, एक बर्डन होता है, किस पर, सेल्फ पे भी और फैमिली पे भी। अब फैमिली क्या करेगी, इसको पैसा देगी, खिलाएगी पिलाएगी, फूड एंड और सब वो देंगे फादर। तो सिचुएशन तो बदल गई ना भाई, सोचा क्या था हो क्या गया, यही है सारी चीजों का फर्क। आई होप आपको समझ में आ गया। जब ये होगा तो अब क्या होगा, ये अपने पापा मम्मी को भी खिला रहे थे, बहन को भी खिला रहे थे, पहले तुम्हें भी खिला रहे थे, अब क्वालिटी ऑफ लाइफ डिक्रीज हो जाएगी। सोचा था कि मैं 10,000 रुपए पापा कमाते हैं, बेटा भी 10,000 लेके आएगा, 20,000 होंगे, परिवार अच्छे से चलेगा, बट हो क्या रहा है, वो तो बोझ बन गया, क्वालिटी ऑफ लाइफ डिक्रीज होगी, और बर्डन आ गया, लोन भी चुकाओ, खाना भी खिलाओ। सो नेक्स्ट है, आई होप आपको ये समझ में आ गया है। अब आपके क्वेश्चन की बारी आ गई है बच्चों, एंड यकीन मानो ये सारे क्वेश्चन बहुत इजी है, सॉल्व आप कर लोगे, हम सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सारे क्वेश्चन आप ऑलरेडी एक बार कर चुके हो इस क्लास के अंदर, जो भी हमने अभी तक पढ़ा है ना। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, कुछ ज्यादा है नहीं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीपल्स एज अ रिसोर्स। पीपल एज रिसोर्स आप क्या समझते हो, बिल्कुल समझते हैं। क्या समझते हैं कि भाई पीपल एज ए रिसोर्स है, क्योंकि हम पीपल के थ्रू ही लैंड का, अदर रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। हमने पढ़ा था ना कि ह्यूमन जो है, ह्यूमन कैपिटल जो है, वो सुपीरियर रिसोर्स है देन दी अदर्स। कैसे, बिकॉज लैंड खुद से चल के कमा के नहीं देगी, कोई मशीन खुद से चल के आपको काम करके नहीं देगी, जो कुछ करेगा वो इंसान करेगा। सो ह्यूमन रिसोर्स जो पीपल एज ए रिसोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ इज ह्यूमन रिसोर्स, ये बच्चों 1 मार्क्स में आ सकता है, वैसे 1 मार्क का ही है, वैसे 1 मार्क का ही है। हाउ इज ह्यूमन रिसोर्स डिफरेंट फ्रॉम रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल। 2 मार्क्स मान लो, 3 मान लो, 5 में किसी में भी बन सकता है, इसके ऊपर जितनी बात की जाए उतनी कम है। सो पहली बात यह है कि हाउ इज ह्यूमन रिसोर्स डिफरेंट फ्रॉम अदर रिसोर्स, बिल्कुल है। अभी जो ऊपर एक्सप्लेनेशन दी है वो भी इसका आंसर बनता है कि भाई साहब पीपल एज ए रिसोर्स है, क्योंकि वो एक तो अदर रिसोर्सेज से सुपीरियर है। सुपीरियर इसलिए है क्योंकि लैंड खुद चलकर नहीं आती, अगर मशीनरी खुद चल के नहीं आती। ह्यूमन में आप जितना इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ज्यादा रिटर्न मिलेगा देन दी अदर रिसोर्सेज, क्योंकि सब उसके ऊपर डिपेंडेंट है। समझ में आ गई बात। व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, बिल्कुल है, वेरी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर एजुकेटेड पीपल होगा, मोर शार्प्ड होगा, मोर एलिजिबल होगा, अच्छा कमाएगा, अच्छी ग्रोथ करेगा, दूसरों को भी समझाएगा, तो कहीं ना कहीं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन असेट जो वो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। आपको काम करने के तरीके बदल जाएंगे, आपकी अप्रोच बदल जाएगी, आप बेटर वर्क कर पाओगे देन दी अनएजुकेटेड पीपल। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रोल ऑफ हेल्थ इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, बल्कि यह है कि प्रायर या प्रायोरिटी लेवल पे हेल्थ को देखना चाहिए। रीजन ये है, हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप जो अपने काम को फुली कर पाओगे, फुली अपनी कैपेबिलिटीज को समझ पाओगे। कोई भी अच्छा इंसान है, स्वस्थ है, तो ही वो एजुकेशन की तरफ बढ़ पाएगा। बीमार आदमी को क्या पढ़ाओगे, मैं बीमार हूं, पढ़ाने का मन नहीं करता, पढ़ने की तो दूर की बात है। तो हेल्थ बहुत जरूरी है, बल्कि एजुकेशन और स्किल से जरूरी है। तो हेल्थ एक इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है, अगर आप फिट हो, मेंटली फिट हो, फिजिकली फिट हो, तो आप एजुकेशन ले पाओगे, तभी तो काम करोगे यार रिसोर्स बन के। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हाट पार्ट डज हेल्थ प्ले इन द इंडिविजुअल्स वर्किंग लाइफ। सेम क्वेश्चन है, सेम आंसर होगा पहले वाला। क्या रोल प्ले करती है भाई, आपको नहीं पता क्या, सब पता है आपको, बताया करो, उसमें पीछे एक्सप्लेनेशन में पढ़ा है। व्हाट आर द वेरियस एक्टिविटीज अंडरटेकन इन द प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी वही कि बेसिकली एग्रीकल्चर रिलेटेड है, एग्जांपल लिख दो। सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग है,
फैक्ट्रीज का लिखो। टर्शरी सर्विस सेक्टर भाई बैंकिंग, टेलीकॉम, कम्युनिकेशन, हेल्थ सब लिखो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज? मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में फर्क क्या है। इकोनॉमिक मींस पैसा, ऐसी एक्टिविटीज जिनको करके हमें बदले में पैसा मिले। ऐसी एक्टिविटीज जिनको करके बदले में पैसा ना मिले नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मदर की सर्विस, हाउसवाइफ्स की सर्विस। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन एम होता है टू अर्न प्रॉफिट और टू अर्न मनी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में वेलफेयर छुपा होता है, अपने परिवार का, अपने देश का। इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपको यह होता है कि मैं जितना ज्यादा अपना आउटपुट दूंगा, इनपुट दूंगा, उतना ज्यादा आउटपुट आएगा। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आप जितनी भी मेहनत कर लो बदले में पैसा नहीं आने वाला है। सो दीज आर द डिफरेंसेस। व्हाई आर वुमेन एम्प्लॉयड इन लो पेड वर्क? क्यों है? मैंने आपको बताया था, लेस एजुकेशन या मीगर एजुकेशन, कम एजुकेशन उनको दी जाती है, लो स्किल्ड होती हैं, उनको बेसिक एमिनिटीज से कम दिया जाता है। कल्चरल रीजंस बताए हैं कि भाई साहब नई बेटियां पढ़ सकती। तो ये सारी वो बातें जिनको आप एक्सप्लेन करोगे तो इसका आंसर बन जाएगा। हाउ विल यू एक्सप्लेन द टर्म अनएम्प्लॉयमेंट? अनएम्प्लॉयमेंट बोले तो ये कि आप एजुकेटेड हो, आपके पास एजुकेशन है, बट यू डिड नॉट फाइंड एनी जॉब। आप काम करना चाहते हो पर आपको नौकरी नहीं मिल रही, अनएम्प्लॉयमेंट है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड सीजनल? तो मैंने आपको बताया दोनों की खासी बात यह है कि दोनों ही एग्रीकल्चर एक्टिविटी पे देखी जा सकती हैं। रीजन क्या है? दोनों की दोनों कहां मिलती हैं? रूरल में देखने को मिलती है। सीजनल वो है जहां पर आपको कुछ महीने काम होता है, कुछ महीने नहीं होता है। डिस्गाइज्ड वो है कि जितनी एक फार्म लैंड पे या प्लॉट पे 5 लोगों की जरूरत है, 8 लोग काम करने, तो वो जो तीन है वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। Why is educated unemployed a peculiar problem of India? क्यों है? Because they are not able to get a job. उनको नौकरी नहीं मिल रही है भाई साहब। डिग्री है पर पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई है, डिग्री है, सब कुछ है पर नौकरी नहीं है। ये पेकुलर प्रॉब्लम इसलिए बनती जा रही है कि लोग ग्रेजुएट पे ग्रेजुएट होते जा रहे हैं, मास्टर्स पे मास्टर्स होते जा रहे हैं, 10th पास कर रहे हैं, 12th पास कर रहे हैं। अब बफर बन गया है पढ़े लिखे लोगों का, पर जॉब्स का बफर नहीं है, जॉब्स कम होती जा रही है। तो सरकार को सोचना होगा, ये पेकुलर प्रॉब्लम है। सो विच कैपिटल वुड यू कंसीडर द बेस्ट? लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल? व्हाई? अरे ह्यूमन कैपिटल इज सुपीरियर, हमने पढ़ा था ना, ह्यूमन कैपिटल इज सुपीरियर है। व्हाई? बिकॉज लैंड अपने आप चल के नहीं कमा के देगी, लेबर के लिए भी ह्यूमन चाहिए, मशीनरी फैक्ट्री सेटअप करो तो भी इंसान चाहिए। सो ह्यूमन कैपिटल इज मोर सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज या फिर अदर इन्वेस्टमेंट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट बड़े बड़े अक्षरों में थैंक यू है। सो हम भी थैंक यू करेंगे अपनी रिसोर्स का, बिकॉज हमें मदद की है। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया कि कैसे पीपल एक अच्छे रिसोर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं व्हेन वी आर प्रोवाइडिंग बेस्ट एजुकेशन, स्किल एंड सब कुछ। अगर ये सब कुछ दिया जाए तो बोझ जो है वो प्रॉफिट पे कन्वर्ट हो सकता है। आप पॉपुलेशन मत देखो कितनी ज्यादा है, आप ये देखो ये लोग कितना कर सकते हैं। काम करने से पहले ये मत सोचो मुझसे नहीं हो पाएगा, ये तो सोचो मुझसे कितना हो पाएगा, उतना तो करें। नहीं हो पाएगा वो तो नहीं हो पाएगा, जो हो पाएगा उसकी खुशी मनाओ यार। आपका एक्सीडेंट हो गया, आप बच गए, अरे भगवान मम्मी मेरा एक्सीडेंट हो गया, अरे खुशी इस बात की मनाओ आप बच गए। बाइक टूट गई इसका रोना, आईफोन टूट गया इसका रोना, अरे इसका कौन रोना रोता है भाई। खुशियां ढूंढो, पॉजिटिविटी ढूंढो हर काम में। आप बैठ के क्लास कर रहे हो, अरे सर 2 घंटे की क्लास होगी, अरे 2 घंटे में पढ़ाया कितना, कैसा लगा ये तो बताओ। 2 घंटे क्लास होगी, बताओ इस बात के लिए रो रहे हैं, ये भी कोई बात है यार। तो आपको ये देखना है कि रिसोर्स को हम कैसे बेनिफिशियल वे में यूज कर सकते हैं, कैसे हम उसको पॉजिटिव एस्पेक्ट देख सकते हैं बजाय कि नेगेटिव के। बुराइयां तो सब में है यार, बोलते हैं ना चांद में भी दाग है, पर चांद रोशनी देता है ना, ठंडा ही देता है ना, रात को देखता है ना, दिख तो रहा है ना, इस बात की खुशी मनाओ। हर गम में खुशियां ढूंढो, हर दुख के बीच में कुछ तो अच्छा हुआ होगा। किसी मान लो अपना फेल हो गए, कोई बात नहीं, सीख मिल गई, आगे ऐसा नहीं करेंगे, ये भी तो पॉजिटिव बात है ना। हमारा कोई नुकसान हो गया, अरे आगे नहीं होगा, पता चल गया ये करने से नुकसान होता है। चोरी छुपे खाना खाया, मम्मी ने कूटा, पता चल गया चोरी छुपने से कुटाई होती है, आगे चोरी नहीं करोगे। सो यही उम्मीद के साथ मैं समझता हूं कि आज आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। पीपल एज ए रिसोर्स है, सुपीरियर रिसोर्स है ह्यूमन
इन्वेस्टमेंट में सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट है ह्यूमन इन्वेस्टमेंट, मतलब ह्यूमन के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना। तो मिलते हैं अगली क्लास में बच्चों। थैंक यू सो मच कि आपने इस क्लास को बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से समझा, और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत थैंक यू करता हूं। मिलते हैं अगली क्लास में। सो बाय बाय एंड थैंक यू गाइस।